अध्याय 151 समुद्री दौड़ राजनयिक मिशन। अनुवादक नोवेल सागा। संपादक नोवेल सागा। महाराज महायाजक व्यस्त हैं और फिलहाल आपका स्वागत नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि आप दोनों कुछ दिन ग्रीन टूथ पैलेस में ही रहें। इस बारे में आपकी क्या राय है? वुलैन ने राजकुमारी हुओ वू की ओर मुंह करके पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड वुलैन, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करती हूँ, राजकुमारी हुओ वू ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वुलैन ने सफेद जेड टोकन को एक तरफ रख दिया और आगे बढ़ने के लिए मुड़ा। शी म्यू और राजकुमारी हुओ वू उसके पीछे पीछे तेजी से बैरक की गहराई में गायब हो गए। तीनों लोग 10 फुट चौड़े पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। पूरा रास्ता सफेद पत्थर से तराशा गया था। राजकुमारी हुओ वू एक जंगली घोड़े की पीठ पर सवार थी। हालांकि वह अभी भी वुलैन से छोटी लग रही थी। शी म्यू अपनी डेविड बियर पर सवार था। वह राजकुमारी हुओ वू से न तो दूर था न ही पास। वह आगे बढ़ते हुए आसपास के माहौल को देख रहा था। भगवान वुलैन, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वरना नतीजे बहुत भयानक होते। राजकुमारी हुओ वू ने अपने हाथों को एक साथ मिलाकर चेहरे पर कृतज्ञता के भाव के साथ कहा। महाराज, आपका स्वागत है। मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा हूँ, वुलैन ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको आदेश कौन देता है? राजकुमारी हुओ वू ने शांत भाव से पूछा। हे, ग्रीन टूथ जनजाति के मास्टर पुजारी भगवान यान या, वुलैन ने हंसते हुए जवाब दिया। ये सुनकर राजकुमारी हुओ वू के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। क्रूर बर्बर और शांतिप्रिय बर्बर आपस में नहीं मिलते थे। राजकुमारी हुओ वू ने वुलैन के गले में हरे दांतों के हार से अंदाजा लगा लिया था कि वह शांतिप्रिय बर्बर लोगों की हरी दांत जनजाति से है। 1/4 घंटे बाद शी म्यू और राजकुमारी वुलैन के मार्गदर्शन में पहाड़ की आधी ऊंचाई पर स्थित एक निवास स्थान पर पहुंचे। इस स्थान पर एक छोटा और हरा भरा महल बना हुआ था। शी म्यू और राजकुमारी हुओ वू वुलैन के मार्गदर्शन में महल की ओर चल पड़े। दोनों घुड़सवार महल के हॉल के बाहर पहुंचे। महल की देखभाल एक बर्बर सेवक कर रहा था। एक दुबले पतले बूढ़े मास्टर पुजारी हॉल में एक कुर्सी पर सीधे बैठे थे। उन्होंने हरे रंग का गाउन पहना हुआ था। उनके चारों ओर एक गहरी आभा थी, मानो किसी गहरे समुद्र की। हॉल में दाखिल होते ही शी म्यू और राजकुमारी हुओ वू के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। प्रभु यान या, मैं दाक्वी साम्राज्य का हुओ वू हूँ। हमारी मदद के लिए एक आदमी भेजने के लिए धन्यवाद। राजकुमारी हुओ वू एक कदम आगे बढ़ी। फिर उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा और बर्बर जाति के अभिवादन की रस्म के अनुसार झुकी। शी म्यू भी राजकुमारी हुओ वू के पीछे गया और मास्टर पुजारी का अभिवादन किया। वुलैन आगे बढ़ी और सफेद जेड का ऑर्डर टोकन राजकुमारी हुओ वू को दिया। फिर उसने उसे यान या को सौंप दिया और सम्मानपूर्वक खड़ी हो गई। आपका स्वागत है राजकुमारी, कृपया बैठ जाइए। बूढ़े ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुष्ट बर्बर जाति और समुद्री जाति अपनी साजिशों से बच निकलें। पुजारी यान या ने अपने हाथ में रखे दूत चिन्ह की ओर देखा ही नहीं। इसके बजाय उसने उन दोनों की ओर हाथ हिलाया। फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, समुद्री दौड़। राजकुमारी हुओ वू ने अपनी सुंदर भौहें उठाईं। फिर उसने आश्चर्य से पूछा, राजकुमारी, शायद आपको इसकी जानकारी न हो, लेकिन समुद्री जाति की नव प्रतिष्ठित महिला संत शियांग झू 7 दिन पहले श्वेत अश्व पर्वत पर एक दूत दल लेकर आए थीं। उन्होंने मुझे समुद्री जाति के साथ मिलकर मानव जाति की समस्याओं का समाधान करने के लिए आमंत्रित किया। इसलिए हम 8 बड़ी जनजातियों के पुजारियों ने महायाजक को बुलाया और पवित्र पर्वत पर एकत्रित हुए। वह इसी मामले में व्यस्त हैं, पुरोहित यान या ने समझाया। राजकुमारी हुओ वू का रंग बदल गया। यदि समुद्री जाति और बर्बर जाति आपस में मिल जाएं, तो तीनों राज्यों पर शत्रुओं द्वारा 3 ओर से आक्रमण किया जाएगा। तब स्थिति से निपटना असंभव हो जाएगा। प्रभु यान या, मुझे नहीं लगता कि आप इसे मंजूर करेंगे। समुद्री जाति के साथ आपके रिश्ते को देखते हुए राजकुमारी हुओ वू ने खुद को शांत किया। बोलते हुए उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। हे, मुझे नहीं पता था कि राजकुमारी इतना कुछ जानती है। आप सही कह रही हैं। मेरी ग्रीन टूथ जनजाति शांतिप्रिय बर्बर लोगों की 4 बड़ी जनजातियों में से एक है और बाकी 3 जनजातियों जैसी ही है। पूर्वी सागर के पास के निवासियों ने पीढ़ियों से समुद्री जाति के प्रति गहरी नफरत पाल रखी है। ये स्वाभाविक है कि हम समुद्री जाति के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। पुजारी यान या ने प्रशंसा भरी नजरों से राजकुमारी हुओ वू की ओर देखा और समझाया। क्या मैं परम पावन से पूछ सकती हूँ, समुद्री जाति संघ के बारे में महायाजक की क्या राय है? राजकुमारी हुओ वू ने एक क्षण विचार करने के बाद पूछा। क्रूर बर्बर लोगों के 4 गोत्र समुद्री जाति संघ के पक्ष में हैं और हम शांतिप्रिय बर्बर लोगों के 4 गोत्र इसके बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। इसलिए इस समय महायाजक के लिए कोई निर्णय लेना कठिन है। हे, राजकुमारी सही समय पर आए हैं, पुजारी यान या ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बात का जिक्र करने के लिए परम पावन का बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवती जरूर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। राजकुमारी हुओ वू ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजकुमारी, आप में से केवल 2 ही इस मिशन पर हैं, है ना? पुजारी यान या ने शी म्यू पर एक नजर डाली और पूछा। ऐसा नहीं है, दाची साम्राज्य ने जैसे ही हमें बताया, हम इस यात्रा पर निकल पड़े। राजकुमारी हुओ वू ने पुजारी से अपने मिशन के बारे में कुछ भी नहीं छिपाया, सिवाय शी म्यू की पहचान के। उसने पुजारी को बताया कि कैसे उसकी पूरी सेना को समुद्री जाति के पृथ्वी श्रेणी के प्राणी ने खत्म कर दिया था। पुजारी यान या ने ये सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं।
फिर भी वह चुप रहे। राजकुमारी, आपके शब्दों से पता चलता है कि समुद्री जाति का वह शक्तिशाली प्राणी कुछ कुछ भयंकर सर्प जाति के प्रथम योद्धा झागू जैसा दिखता था। इस आदमी का हथियार एक गहरे हरे समुद्री सांप का कोड़ा था, जिसे युद्ध जादू की मदद से गहरे हरे समुद्री सांप से गाढ़ा किया गया था। पुजारी यान या ने थोड़ी देर बाद कहा। ये सुनकर शी म्यू और राजकुमारी हो वू ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिलों में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि वे मन ही मन उस दृश्य से डर गए थे जो उन्होंने पहाड़ के नीचे देखा था। ओह, वैसे तुम्हारे शरीर में अभी भी गहरे हरे रंग की असली क्यूई की एक किरण बची हुई है। इसे तुमने दबा दिया है, लेकिन इसे ऐसे ही रहने देना फिर भी बहुत बड़ा जोखिम होगा। ये गले में मछली की हड्डी जितना नुकसान पहुंचाएगी। यहाँ बूढ़े के पास एक छोटी सी यिन क्वॉलन गोली है, ये तुम्हें इससे पूरी तरह छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। पुजारी यान ने अपना हाथ घुमाया और एक लकड़ी का डिब्बा निकाला। फिर उन्होंने उसे राजकुमारी हुओ वू को सौंप दिया। परम पावन, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे प्राप्त करते ही राजकुमारी हुओ वू का चेहरा खिल उठा। राजकुमारी हुओ वू और पुजारी यान ने कुछ देर बातचीत की। उसके बाद शी म्यू और राजकुमारी वहां से चले गए। हॉल के बाहर खड़ा नौकर उन दोनों लोगों को रहने के लिए पास के 2 पत्थर के कक्षों में ले गया। शी म्यू के कमरे में 3 कमरे थे। वह विशाल और खूबसूरती से सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गेस्ट हाउस हो। दस्तक। दरवाजे से दस्तक की हल्की आवाज आई। शी म्यू ने दरवाजा खोला और देखा कि तियान हुओ वू बाहर खड़ा है। राजकुमारी हुओ वू, कृपया अंदर आइए। शी म्यू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे कक्ष में आमंत्रित किया। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मुझे राजकुमारी कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे हुओ वू कहो। हुओ वू ने शी म्यू की ओर देखा और कहा। शी म्यू ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराया, लेकिन वह चुप रहा। दोनों लोग पत्थर के कमरे के बैठक कक्ष में दाखिल हुए और बैठ गए। दोनों मुस्कुराए, लेकिन कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। समुद्री दौड़ श्वेत अश्व पवित्र पर्वत पर पहुंच गई है। मुझे डर है कि इन चर्चाओं के जरिए गठबंधन बनाना आसान नहीं होगा। राजकुमारी हुओ वू के चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसने आह भरते हुए समझाया, समुद्री जाति बेहद उग्र थी। वे इस अवसर का लाभ उठाने के लिए 7 दिनों में पवित्र पर्वत पर पहुंच गए थे। इसके अलावा इस समुद्री जाति की नेता, महिला संत की शक्ति और प्रभावशाली व्यवहार भी कम नहीं था। लेकिन मानव जाति में केवल 2 ही लोग थे, राजकुमारी हुओ वू और शी म्यू। उनकी शक्ति अनिवार्य रूप से कमजोर दिखाई देती। मानव जाति भारी नुकसान में थी, बर्बर जाति के आंशिक झुकाव की परवाह किए बिना। इसलिए राजकुमारी हुओ वू का निराश होना जायज ही था। जैसा कि पुजारी यान ने कहा, बर्बर जाति में इस मामले को लेकर अभी भी आंतरिक विवाद है। यह निश्चित नहीं है कि हमारे पास कोई मौका नहीं है। शी म्यू ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। हुओ वू ने सिर हिलाया। उसका रंग थोड़ा साफ हो गया। इस स्थिति में बातचीत बहुत जटिल होने वाली है। मैंने भाई शी से वादा किया था कि मैं महायाजक से आपके भयंकर सर्प जनजाति के गुप्त कुलदेवता कला के बारे में बात करूंगी, लेकिन मुझे डर है कि हमें इस मामले को फिलहाल टालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब भी मुझे उचित अवसर मिलेगा, मैं महायाजक के सामने इस बारे में बात करूंगी। हुओ वू की खूबसूरत आंखों में अफसोस की झलक दिखाई दी। फिर उसने आश्वस्त स्वर में कहा, राजकुमारी को अभी भी यह बात याद है। हम इस मामले को तब तक टाल सकते हैं जब तक उस मामले में चर्चा का कोई प्रभावी परिणाम न निकल आए। शी म्यू ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, निश्चिंत रहो भाई शी, मैं अपने वचन की पक्की हूँ। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। राजकुमारी हुओ वू ने शांत स्वर में कहा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी, शी म्यू ने सिर हिलाकर कहा। राजकुमारी हुओ वू ज्यादा देर नहीं रुकी, जल्दी ही वह चली गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत जल्दी थी। शी म्यू अपने शयन कक्ष में वापस आकर बैठ गया। उसे वर्तमान में बर्बर लोग राजकुमारी हुओ वू का अंगरक्षक मानते थे, इसलिए इस मामले पर जल्दबाजी में बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा पवित्र पर्वत पर भयंकर सर्प जनजाति का वह व्यक्ति भी था, उससे डरना जरूरी था। इसलिए शी म्यू ने बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। शी म्यू ने अपने ऊपरी शरीर से कपड़े उतार दिए। उसकी छाती पर रखा टोटेम नीली रोशनी की एक परत से ढका हुआ था। अजगर का टोटेम असामान्य नहीं लग रहा था। ये देखकर शी म्यू को राहत महसूस हुई। भयंकर सर्प जाति का वह व्यक्ति अपने कुलदेवता श्राप को भांप नहीं पाया था। ऐसा लग रहा था कि वन सर्प का रक्त कुलदेवता श्राप की आभा को छिपाने में कारगर रहा था। शी म्यू ने अपने कपड़े पहन लिए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सुकून का भाव नहीं था। अगले दिन राजकुमारी हुओ वू का व्यवहार रहस्यमय लग रहा था। वह दिन भर अपने कमरे में नहीं रुकी। वह बर्बर जाति के महत्वपूर्ण लोगों से अक्सर मिलती रहती थी, इसलिए शी म्यू से उसकी मुलाकात कम ही हुई थी। शी म्यू अपने कमरे में ही रहा, वह बाहर नहीं गया। उसने अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल रखने वाले कुछ बर्बर नौकरों के अलावा किसी को देखा तक नहीं। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। पूरा पहाड़ शांत लग रहा था, बिना किसी असामान्य घटना के। शी म्यू ने धीरे धीरे उस विचार को त्याग दिया और अपने निवास स्थान से बाहर आ गए। जिस हॉल में शी म्यू और राजकुमारी हुओ वू रह रहे थे, वहाँ कोई पहरेदार नजर नहीं आ रहा था। वह जगह मानो सुनसान हो। शी म्यू को एक परछाई भी नजर नहीं आ रही थी। शी म्यू जल्द ही हॉल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। वह बाहर निकलने ही वाला था। अरे, क्या आप मानव जाति मिशन के योद्धा शे हैं? उसके पीछे से एक युवा आवाज सुनाई दी। शी म्यू ने अपना सिर घुमाया और देखा कि हरे रंग की पुजारी पोशाक पहने एक बर्बर युवक चेहरे पर मुस्कान लिए मुख्य हॉल से आ रहा है। मैं शे म्यू हूँ, परम पावन। और आप?
शिम्यू ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, हे, मेरा नाम मिंतू है। मैं ग्रीन टूथ जनजाति का एक निम्न स्तरीय पुजारी हूँ। भगवान यानया को पता चला कि योद्धा शिम्यू पवित्र पर्वत पर घूमने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपका मार्गदर्शक बनने के लिए भेजा है। पवित्र पर्वत के कई इलाकों में अजनबियों का जाना वर्जित है। कुछ इलाकों में अभी भी जादू टोना होता है, इसलिए वहां अतिक्रमण करना बेहद खतरनाक है। मिंतू ने गंभीर स्वर में समझाया और उसके चेहरे पर गंभीरता थी। शिम्यू को हैरानी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लोग उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे होंगे। तो ये बात है। पुजारी मिंतू, आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। मैंने पवित्र पर्वत के प्राकृतिक दृश्यों के बारे में सुना है, इसलिए मैं हर जगह देखना चाहता हूँ। शिम्यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसने आसपास देखा, उसकी आंखों के सामने एक सुनहरी चमक उभर आई। उसका शरीर कांप उठा। फिर उसने जल्दी से कमरे के ऊपर कोने की ओर देखा। वहां मुट्ठी भर काले स्फटिक पत्थर का एक टुकड़ा जड़ा हुआ था। उससे हल्की हल्की प्रकाश किरणें निकल रही थीं। उसमें से एक आत्मिक शक्ति भी प्रवाहित हो रही थी। अगर उसकी दृष्टि तेज न होती तो उसे इस बात का कभी पता ही न चलता। तो इसका इस्तेमाल निगरानी के लिए होता है, शिम्यू ने मन ही मन सोचा। फिर उसने राहत की सांस ली। विनम्र होने की जरूरत नहीं, योद्धा शिम्यू। मिंतू की आंखें चमक उठीं। फिर वह आगे बढ़ा। मिंतू को शिम्यू में काफी दिलचस्पी थी। उसका व्यवहार बेहद विनम्र था। वह शिम्यू को हर जगह घुमाने ले जाता था। पवित्र पर्वत की चोटी मंदिरों और खानों से भरी हुई थी, जिनका निर्माण खुरदरी और निर्भीक बर्बर शैली में किया गया था। मानव जाति की शैली उससे बिल्कुल अलग थी। पूरे दौरे के दौरान मिंतू ने शिम्यू को हर हॉल, हर इमारत और हर दीवार पेंटिंग के पीछे की कहानियां समझाईं। मिंतू मानव जाति के बारे में थोड़ा जिज्ञासु लग रहा था, इसलिए वह समय समय पर शिम्यू से कई चीजों के बारे में पूछताछ करता रहा। शिम्यू अपने ही विचारों की श्रृंखला में उलझा हुआ था, लेकिन उसने सभी सवालों के जवाब दे दिए। मिंतू शिम्यू से प्रभावित लग रहा था। अध्याय 152, बहुसिर वाला दुष्ट अजगर। अनुवादक, नोवेल सागा संपादक, नोवेल सागा। भाई मिन मानव जाति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं आपकी इतनी जानकारी की सराहना करता हूँ, शिम्यू ने सच्ची प्रशंसा के साथ कहा। भाई शी मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं वर्षों से पवित्र भूमि के रक्षक पुजारी के रूप में इस पवित्र हिम महल की रक्षा कर रहा हूँ। दरअसल मैं कभी बाहरी दुनिया में नहीं गया, लेकिन मैंने कई प्राचीन इतिहास की किताबें और अभिलेख पढ़े हैं। मिंतू ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो पवित्र हिम महल में एक पुस्तकालय है। मुझे नहीं पता कि मुझे वहां जाने की अनुमति होगी या नहीं। और चारों ओर देखने की। शिम्यू की आंखें चमक उठीं जब उसने पूछा। ये सुनते ही मिंतू के चेहरे पर झिझक के भाव उभर आए। उसने माफी मांगी और कहा, मुझे डर है कि यह मुमकिन नहीं है। 8 बड़ी जनजातियों के परिवारों को भी महल के पुस्तकालय की किताबें पलटने की इजाजत नहीं है। यह नियम महायाजक ने बनाया है। पीढ़ियों से इसका पालन होता आ रहा है। योद्धा शी पवित्र पर्वत के एक कुलीन अतिथि हैं, लेकिन मैं कोई अपवाद नहीं बना सकता, तुम्हारे लिए भी नहीं। शिम्यू ने निराशा से सिर हिलाया। लेकिन योद्धा शिम्यू को अगर कोई शक हो तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। मैं लाइब्रेरी जाकर जानकारी ले सकता हूँ। मिंतू ने आह भरी जब उसने देखा कि शिम्यू जिद नहीं कर रहा है। फिर उसने शर्मिंदा स्वर में कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बंजर भूमि में प्रवेश करने के बाद से अपनी यात्रा के दौरान मैंने जो कुछ सुना और देखा है, उसके बारे में जानने के लिए मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। शिम्यू की आंखों में कई रंग उभर आए। फिर वह और मिंतू बर्बर जाति के विभिन्न रीति रिवाजों और भावनाओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ने लगे। मिंतू को राहत महसूस हुई। फिर उसने शिम्यू द्वारा उठाए गए संदेहों को समझाना शुरू किया। शिम्यू ने अंततः बर्बर जाति की गुप्त टोटेम कला का विषय उठाया। गुप्त टोटेम कला बर्बर जाति की नींव थी, इसलिए मिंतू ने इसके बारे में बहुत सावधानी से बात की। फिर उन्होंने शिम्यू से मानव मार्शल आर्ट में व्यायाम और साधना विधियों के बारे में प्रश्न पूछना शुरू किया। शिम्यू ने हर बात का उत्तर ऐसे दिया जैसे वह बिना तैयारी के पकड़ा गया हो। इससे मिंतू हक्का बक्का रह गया। हालांकि मिंतू ने गुप्त टोटेम कला के बारे में शिम्यू के सवालों का जवाब नहीं दिया था, इसलिए मिंतू ने धीरे धीरे बिना किसी हिचकिचाहट के लगातार बात करना शुरू कर दिया। दोनों आदमी धीरे धीरे चलते रहे। आखिरकार एक गुप्त जगह पहुंचकर रुक गए। वे बर्बर जाति की टोटेम कलाओं और मानव जाति की युद्ध कलाओं के बारे में बातें कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करके बहुत ज्ञान प्राप्त किया था। मिंतू को विशेष रूप से मानव जाति की आत्मिक शक्तियों और आकर्षण के बारे में जानने में रुचि थी, और शिम्यू ने उसके सवालों के जवाब बड़ी उदारता से दिए। दरअसल उसने मिंतू के सामने कई निम्न स्तरीय तकनीकें भी दिखाईं। इसके अलावा उसने मिंतू को जांचने के लिए 2 निम्न स्तरीय जादुई मंत्र भी दिए। मिंतू बर्बर जाति का एक निम्न स्तरीय पुजारी था, इसलिए वह मानव जाति के जादूगर प्रशिक्षु के समकक्ष था। इसके अलावा वह केवल कुछ सामान्य प्रश्न ही पूछता था, कोई गुप्त प्रश्न नहीं। योद्धा शी बहुत उदार हैं। सबसे महान जादूगर भी ये राज मुझसे साझा नहीं करते। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कृपया मुझसे पूछें। मिंतू ने उनके हाथ में जादुई ताबीज देखे। उनकी आंखों में तरह तरह के रंग दिखाई दे रहे थे। वह एक पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने जादुई ताबीज शिम्यू को लौटा दिए और कहा, मुझे नहीं पता भाई मिंतू मुझे बताएंगे या नहीं, लेकिन मैं जरूर कुछ पूछना चाहता हूँ। शिम्यू ने हल्की मुस्कान के साथ जादुई ताबीज स्वीकार किया। फिर एक पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, आप जो सोचते हैं उसे कहने में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं आपके सवाल का जवाब देने में सक्षम हूँ
तो मैं आपसे जानकारी नहीं छिपाऊंगा। मिंतू ने गरिमापूर्ण भाव से उत्तर दिया, मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई मिंतू ने शाश्वत रूप से विनाशकारी आत्मा अभिशाप के बारे में सुना है। शिम्यू ने घुमा फिराकर बात नहीं की और सीधे पूछा। मिंतू ने अपनी भौहें उठाईं और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। भाई मिन के हाव भाव बता रहे हैं कि उन्हें इस कुलदेवता के श्राप के बारे में जरूर कुछ पता होगा। शिम्यू मन ही मन खुश हुआ, पर उसने अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं किया। फिर उसने कहा, जहाँ तक मुझे पता है ये श्राप भयंकर सर्प जनजाति का होना चाहिए। 8 बड़ी जनजातियों में से एक। बर्बर जाति की 8 बड़ी जनजातियों में ये कोई रहस्य नहीं है। कुछ इसी तरह के जादू टोने के श्राप भी हैं, लेकिन मेरे हरे दांत जनजाति में इस तरह के जादू टोने के श्राप पर प्रतिबंध है। मेरे कुल के लोगों के बीच इस तरह के श्रापों का अभ्यास करना सख्त वर्जित है। मैंने भी इसके बारे में केवल पवित्र हिम महल के पुस्तकालय में ही पढ़ा है। मुझे आश्चर्य है कि भाई शी इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। मिंतू ने सिर हिलाया और झिझकते हुए समझाया, मैं इस श्राप से मुक्ति पाने के उपाय जानना चाहता हूँ। भाई मिन, कृपा करके मुझे सलाह दें। शिम्यू ने चेहरे पर गंभीर भाव लिए कहा, क्या ये हो सकता है कि भाई शी इस श्राप से प्रभावित हैं? मिंतू हैरान रह गया। शिम्यू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं छिपाया, बस कुछ बातें बताईं। उसने उसे रूखे अंदाज में सारी घटनाएं बताईं और बताया कि कैसे उसके शरीर पर टोटेम का श्राप लगा। शिम्यू को मिंतू के बारे में अपनी कहानी बताने से पहले ही एक स्पष्ट तस्वीर मिल गई थी। वह जानता था कि मिंतू बचपन से ही पवित्र हिम महल में रह रहा था और बाहरी दुनिया से उसका ज्यादा संपर्क नहीं था, इसलिए वह काफी सीधा सादा था, वरना वह उसके सामने इस बारे में बात करने की हिम्मत ही नहीं करता। जहाँ तक मुझे पता है, अनंत काल तक विनाश के अभिशाप से मुक्ति पाने के केवल 2 ही तरीके हैं। एक है किसी पृथ्वी श्रेणी के विशेषज्ञ से अभिशाप पर प्रबल मुहर लगाने के लिए कहना। मिंतू ने चेहरे पर गंभीरता लिए शिम्यू की कहानी सुनी। फिर उसने झिझकते हुए कहा, भाई मिन ने अभी जो 2 तरीके बताए हैं उनके बारे में मुझे पहले से ही पता है। मैं पहला तरीका पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैं राजकुमारी हुओ वू का अंगरक्षक बनकर पवित्र पर्वत पर आया हूँ। मैं इस श्राप को तोड़ने के लिए दूसरे तरीके का जिक्र करना चाहता हूँ। शिम्यू ने आह भरते हुए कहा, इसके लिए आपको एक क्रूर पशु आत्मा को मारना होगा। भयंकर सांप जनजाति की गुप्त टोटेम कला का अभ्यास करते समय एक बड़े सांप की तरह। मिंतू ने एक पल की चुप्पी के बाद उत्तर दिया, मैं समझता हूँ, लेकिन यह जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए मुझे पूरी ताकत से लड़ना होगा। शिम्यू ने आह भरते हुए कहा, मैं इस मामले में तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे अपने शरीर पर बना टोटेम दिखा सकते हो, ताकि मैं पता लगा सकूं कि तुम्हारे शरीर पर किस तरह की दुष्ट राक्षसी आत्मा मुहरबंद है? मिंतू ने सिर हिलाया। फिर उसने आह भरते हुए कहा, शिम्यू को वह मिल गया जिसकी वह तलाश कर रहा था। दोनों आदमी शिम्यू के कमरे में लौट आए। शिम्यू ने अपना ऊपरी कपड़ा उतारा और अपनी छाती पर बना अजगर का कुलदेवता दिखाया। मिंतू का रंग बदल गया जब उसने शिम्यू की छाती पर उग्र लाल रंग का भयंकर टोटेम देखा। टोटेम को पहचानते ही उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। फिर उसने शिम्यू की ओर दया भरी आंखों से देखा। भाई मिन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो। बोलते हुए शिम्यू का दिल बैठ गया। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। तुम्हारे शरीर पर कुलदेवता के अभिशाप के रूप में जो जानवर बंद है वह हमारे बंजर इलाके के एक जाने माने अशुभ जानवर का ही एक रूप है। यह एक बहुसिर वाला अजगर है। ये जानवर एक सिर वाला सबसे निचले दर्जे का अजगर है। इसकी ताकत किसी उच्च स्तरीय हो तियान योद्धा से कम नहीं है। इसलिए अगर भाई शी अपने शरीर पर लगे अभिशाप की शक्ति को दबाना चाहते हैं तो उन्हें एक बहुसिर वाले क्रूर अजगर को मारना होगा। लेकिन केवल 2 क्रूर अजगर ही एक प्रारंभिक चरण के शियान तियान योद्धा के बराबर ताकत रख सकते हैं। मिंतू ने आह भरी। फिर उसने अपना सिर हिलाया और समझाया, अगर ऐसा है तो मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस जंगल में कई सिर वाला खूंखार अजगर कहाँ मिलेगा। क्या भाई मिन मुझे बता सकते हैं? शिम्यू को मिंतू की बातों से कोई हैरानी नहीं हुई। इसके बजाय उसने धीमे स्वर में पूछा, कई 100 साल पहले इस धरती से कई सिर वाला क्रूर अजगर विलुप्त हो गया था। अब भाई शी केवल एक जियान तियान योद्धा से ही मदद मांग सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि आप उस राक्षस आत्मा को नहीं मार सकते। मिंतू कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, शिम्यू की अभिव्यक्ति अनिश्चित हो गई, लेकिन बंजर भूमि में एक और जगह है जहाँ ये जानवर मौजूद हो सकता है। इसे बहादुर योद्धा का द्वार कहते हैं। भयंकर सांप जनजाति के उस आदमी को जिसे भाई शी ने मारा था, शायद वहीं से उस क्रूर जानवर की आत्मा मिली होगी। लेकिन वह द्वार एक निषिद्ध क्षेत्र है और शायद कुछ समय के लिए बंद है। इसके अलावा वे भाई शी जैसे किसी अजनबी को द्वार में प्रवेश नहीं करने देंगे, भले ही वह खुला हो। मिंतू ने झिझकते हुए कहा। शिम्यू के चेहरे पर उदासी छा गई। मिंतू शिम्यू के हाव भाव देखकर परेशान हो गया। उसने शिम्यू से कुछ देर और बातें की, फिर वह चला गया। आसमान में धूसर बादल लगातार उमड़ घुमड़ रहे थे। काली हवा जोरों से बह रही थी। धरती और आकाश के बीच एक धूसर सा टुकड़ा डूबता हुआ सा लग रहा था। अंधेरे आसमान के नीचे राख भूरे रंग की कई पहाड़ियों से घिरा एक बेसिन था। वहां से धूल और धुआं उठ रहा था। धुएं से मारकाट और हमले की आवाजें आ रही थीं। बेसिन के अंदर हर जगह मानव कंकालों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। 10 से ज्यादा मानव कंकाल आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इनमें से कुछ कंकाल हड्डियों की तलवारें लिए हुए थे, बाकियों के हाथों में हड्डियों की कुल्हाड़ियां, हड्डियों के भाले और हड्डियों के हथौड़े थे। कुछ नंगे हाथों से थे।
हर कंकाल की आंखों के गड्ढों में एक हरे रंग की आत्मा की ज्वाला चमक रही थी। ये कंकाल मानो पागलों की तरह बेसुध थे। उन्हें अपने शरीर से टूटी हड्डियों की संख्या की जरा भी चिंता नहीं थी, बल्कि वे एक दूसरे पर तब तक वार करते रहे जब तक कि वे बिखर नहीं गए। एक विशालकाय कंकाल अपने सामने खड़े कंकाल के हमले से बचने के लिए छटपटाया। उसके हाथ में एक हड्डी का भाला था। वह 2 कदम आगे बढ़ा और अपना हड्डी का हथियार लहराया। फिर उसने कंकाल को उसकी कमर से अलग कर दिया। लेकिन तभी एक प्राणी बगल से आया और अपने बाएं हाथ से प्रहार किया। उसके हाथ में एक पैर की हड्डी थी। धमाका! एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी। ऊंचे कंकाल का बायां हाथ टूट गया था। विशालकाय कंकाल घूमा और नीचे की ओर वार करने लगा। हाथ में पैर की हड्डी पकड़े हुए कंकाल ने भी नीचे की ओर वार किया। वह कमजोर नहीं लग रहा था। दरअसल उसने अपनी पसली ही तोड़ ली और विशालकाय कंकाल से लड़ने लगा। इन 10 कंकालों का पागलपन और नीरसता से कत्लेआम जारी रहा। अंततः 5-6 कंकाल टुकड़ों में बिखर गए। पास ही एक तलवारधारी कंकाल सैनिक और भाले से लैस एक विशालकाय कंकाल लड़ रहे थे। ब्लेड लिए कंकाल सैनिक कोई और नहीं बल्कि यान लुओ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह विशालकाय कंकाल पर बढ़त बना रहा हो। पफ! अचानक आसमान में एक आवाज गूंजी। 30 फुट लंबे विशालकाय कंकाल के हाथ से हड्डी का एक भाला छूटा। वह बिजली की तरह यान लुओ के गले की ओर आया। इस भाले की गति किसी साधारण कंकाल की प्रतिक्रिया क्षमता से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा उस लंबे कंकाल ने भाले को एक मुश्किल कोण से फेंका था, इसलिए उसे चकमा देना यान लुओ के बस की बात नहीं थी। अचानक यान लुओ का शरीर धुंधला गया। फिर उस पर एक परछाई गिरी और वह हमले से बच गया। परछाई विशाल कंकाल के दूसरी ओर झुक गई। यान लुओ के प्रकट होते ही वह विशाल कंकाल की ओर दौड़ पड़ी। विशालकाय कंकाल ने तुरंत जवाब दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और यान लुओ के हड्डी के ब्लेड को रोक दिया। अदम्य और शक्तिशाली हमला लगभग चकमा दे गया। ये देखकर यान लुओ कांप उठा। वह 2-3 कदम पीछे हट गया। यान लुओ की आकृति अभी तक अपनी जगह पर जम भी नहीं पाई थी कि विशालकाय कंकाल की आंखों में एक हरे रंग की आत्मा की लौ चमक उठी। उसके हाथ में पकड़ा लंबा भाला अचानक एक सफेद रोशनी से घिर गया। फिर वह लंबा भाला यान लुओ की ओर झपटा। अध्याय 153 महायाजक। अनुवादक नोवेल सागा। संपादक नोवेल सागा। यान लुओ की आंखों में एक हल्के हरे रंग की आत्मिक ज्वाला टिमटिमा उठी। फिर उसने सफेद रोशनी वाले भाले के उसके शरीर से टकराने से पहले ही हमले से बचने के लिए एक फिसलती हुई परछाई बना ली। हमलों से बचने के लिए यान लुओ ने अपनी गति कई गुना बढ़ा दी थी। विशालकाय कंकाल को गुस्सा आ गया। उसके बाएं हाथ में तो भाला था ही, लेकिन तभी अचानक उसके दाहिने हाथ में एक लंबा पूंछ जैसा कोड़ा आ गया। फिर उसने उसे घुमाना शुरू कर दिया। कोड़े को घेरकर कई सफेद कोड़ों की परछाइयां यान लुओ की ओर दौड़ पड़ीं। यान लुओ के हमले को दोहराते ही एक परछाई फिर से चमकी और हमले से बचने के लिए एक तरफ हट गई। लेकिन तभी लंबे चाबुक ने अपनी दिशा बदली और यान लुओ के परछाई के पीछे चल पड़ा, मानो कोई परछाई शरीर के पीछे चल रही हो। यान लाओ का शरीर अडिग खड़ा रहा। टेलबोन का कोड़ा यान लुओ को एक पल भी देर किए बिना फूल की तरह खिल गया। फिर वह लुढ़का, यान लुओ के हाथ पैरों पर मारा और उसे वहीं बांध दिया जहां वह खड़ा था। यान लुओ ने कुछ देर तक संघर्ष किया, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के गड्ढों में हरी आत्मा की लौ टिमटिमाने लगी। वह डरा हुआ लग रहा था। विशालकाय कंकाल ने अपना मुंह खोला। ऐसा लगा जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से यान लुओ के शरीर को अपनी ओर खींचा। साथ ही उसने अपने बाएं हाथ से यान लुओ के सिर पर लगा हड्डी का भाला भी तोड़ दिया। अचानक यान लुओ ने संघर्ष करना बंद कर दिया और एक अजीब चाल चली। उसने अपना सिर हिलाया और भाले का स्वागत किया। धमाका! एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी। यान लुओ की खोपड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, जबकि हड्डी का भाला टुकड़ों में बिखर गया था। विशालकाय कंकाल विचलित लग रहा था। यान लुओ ने इसका फायदा उठाया और हड्डी का कोड़ा अपनी ओर खींचा। फिर उसे घुमाया और विशालकाय कंकाल के सिर से टकराया। कच! हड्डी टूटने जैसी आवाज सुनाई दी। विशालकाय कंकाल की खोपड़ी चकनाचूर हो गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। हड्डियों के टुकड़े हवा में घूमने लगे। उनमें से हरी रोशनियों का एक समूह निकला। यान लुओ ने हवा में अपने शरीर को जोर से हिलाया और गहरी सांस ली। उड़ती हुई हरी रोशनियां उसके मुंह में समा गईं। फिर उसकी आंखों में आत्मा की लौ का शुरुआती हरा रंग गहरा हो गया। यान लुओ पलटकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने अपना निचला जबड़ा कुछ बार ऊपर नीचे हिलाया। फिर उसने अपने शरीर पर जोर लगाया और खुद को पूंछ की हड्डी के चाबुक से आजाद कर लिया। इसके बाद उसने अपनी दिशा बदली और लड़ते हुए कंकालों के समूह की ओर चलना शुरू कर दिया। ग्रीन टूथ पैलेस हॉल के पत्थर कक्ष में शी म्यू अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। वह उदास लग रहा था। काफी देर बाद उसने धीरे से आह भरी। अपने शरीर से श्राप हटाना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल था। दरअसल ये कर्तव्य लगभग नामुमकिन था। वह इतनी मुश्किलों के बाद पवित्र पर्वत पर आया था। वह ये सब कैसे व्यर्थ जाने दे सकता था? वह हार मानने में विश्वास नहीं रखते थे। उसने अपना सिर हिलाया और अपने मन को सारी चिंताओं से मुक्त किया। फिर उसने एक अस्थि शीतलन की गोली निगल ली। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला का अभ्यास करने लगा। अज्ञात समय के बाद शी म्यू दर्द से चिल्लाया। उसे तेज दर्द का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके फेफड़े फट रहे हों। वह सिर से पैर तक छटपटा रहा था और कांप रहा था। उसका रंग मौत की तरह पीला पड़ गया था। उसने दांत बींच लिए और बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। फिर उसने अपने कपड़े फाड़ दिए क्योंकि उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से तर था।
उसने जल्दी से अपने बिस्तर के पास से एक लौकी निकाली और अपनी हथेली पर एक नीला तरल पदार्थ रखा। फिर उसे अपने शरीर पर फैलाया। वह तरल पदार्थ उसकी हड्डियों में समा गया और उसके पूरे शरीर में ठंडक का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी छाती पर लगी लाल रोशनी गायब हो गई, लेकिन विशालकाय अजगर के कुलदेवता पर अभी भी चक्करदार रोशनी की एक परत छाई हुई थी। विशालकाय सांप जैसे जैसे धीरे धीरे हिलने डुलने लगा, मानो उसमें जान आ गई हो। शीमू का चेहरा राख सा हो गया। हालात इस हद तक पहुंच गए थे कि टोटेम की आभा को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया वाइपर का रक्त तत्व अब प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा था। ये लगभग हर कुछ दिनों में एक बार फूटता था। इसके अलावा समय अंतराल लगातार कम होता जा रहा था। इसके अलावा वाइपर का रक्त सार लगभग उपयोग किया जा चुका था। ये बात समझकर शिमयू का चेहरा पीला पड़ गया। इस बीच पवित्र हिम महल में एक हॉल में सरकारी कामकाज पर चर्चा हो रही थी। ये हॉल पूरी तरह से सफेद पत्थरों से बना था। दीवारों पर तरह तरह के खूंखार जानवरों की खोपड़ियां लटकी हुई थीं। वे माहौल में एक जंगलीपन भर रही थीं। हॉल के अंदर काले पत्थर से बनी कई फुट लंबी एक मेज रखी थी। मेज देखने में बेहद मनमोहक लग रही थी। उस मेज के पीछे एक बूढ़ा और बेढंगा बर्बर आदमी पालथी मारकर बैठा था। बूढ़े आदमी की त्वचा झुर्रीदार थी और उसकी मैली पीली आंखें आधी बेहोश लग रही थीं, मानो वह आधा सोया हुआ हो। उसके सूखे हाथ में 1.5 मीटर लंबी छड़ी थी। वह किसी सूखी हुई टहनी से बनी छड़ी जैसी लग रही थी। 8 बड़े कबीलों के कई बर्बर लोग काले पत्थर की मेज के दोनों ओर बैठे थे। वे किसी बात पर इतनी जोरदार बहस कर रहे थे कि लग रहा था कि वे एक दूसरे पर हमला कर देंगे। ये जीवन में एक बार मिलने वाला एक सुनहरा अवसर है। ये भी कहा जा सकता है कि स्वर्ग बर्बर जाति की मदद कर रहा है। यह नीच मानव जाति उस पवित्र युद्ध में हमारा विरोध नहीं कर पाएगी जिसमें हम समुद्री जाति के साथ सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा मानव जाति की उपजाऊ भूमि हमारा स्वर्ग बन जाएगी। हमें आशा है कि महायाजक इसकी अनुमति देंगे। काले पत्थर की मेज के बाईं ओर एक अधेड़ बर्बर बैठा था। उसकी आंखें तांबे की घंटियों जैसी लग रही थीं। वह ऊंची आवाज में बोला और अपनी लार चारों तरफ बिखेर दी। जंगली बैल जनजाति के लोग, तुम लोग मारने में बहुत कुशल हो, लेकिन साथ ही बहुत अदूरदर्शी भी। समुद्री जाति बर्बर जाति और मानव जाति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अगर हम बर्बर जाति समुद्री जाति से हाथ मिला लें तो मानव जाति निश्चित रूप से पराजित हो जाएगी, लेकिन फिर हम समुद्री जाति का अगला निशाना बन जाएंगे। हम स्वर्णपंख जनजाति समुद्री जाति के विरुद्ध गठबंधन करते हैं। महायाजक चुप रहा। सिर पर 3 सुनहरे पंख जड़े एक व्यक्ति मेज के दाहिनी ओर बैठा था। उसने पहले बर्बर का विरोध किया और कहा, हे पुजारी जिन बहुत ज्यादा सोचते हैं। हमारी बर्बर बंजर जमीन की मिट्टी बंजर और सूखी है। लगता है समुद्री जाति को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है ना? सांप जैसी पतली आंखों वाला एक आदमी मेज के उस पार बैठा था। उसके हाथ में लाल हड्डी वाली एक जादुई छड़ी थी। उसने सुनहरे पंखों वाले बूढ़े आदमी का मुकाबला किया। तुम्हारी भयंकर सर्प जाति को इतना यकीन कैसे है कि समुद्री जाति ऐसा कुछ नहीं करेगी? पुजारी जिन ने अपनी पतली आंखें चौड़ी करके बूढ़े आदमी पर एक नजर डाली। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इस पवित्र युद्ध में बर्बर जाति के अनगिनत योद्धा मारे गए हैं और घायल हुए हैं। हम दाकवी साम्राज्य के 3 प्रांतों की धरती के लिए लंबे समय से लड़ते रहे हैं, लेकिन आखिरकार हमें आसानी से उपजाऊ जमीन का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने का एक अच्छा मौका मिला है, और अगर हम इस मौके को छोड़ देंगे तो उन सभी शहीदों की शहादत बेकार जाएगी। पतली आंखों वाला आदमी बोलने ही वाला था कि बिखरे बालों वाला एक और अधेड़ बर्बर आदमी सख्त आवाज में बोला। वह दूसरे बर्बर के बगल में बैठा था। हरे रंग के पुजारी के वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ कहने ही वाला था। वह शांतिप्रिय बर्बर जाति का था, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही भयंकर सर्प जाति के उस बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया। सज्जनों, कृपया मेरी बात सुनिए। सबसे पहले हमें समुद्री जाति के साथ संधि का समझौता करना चाहिए। हमारा दूसरा कदम होगा उस क्षेत्र पर आक्रमण करके कब्जा करना। फिर समुद्री जाति नियत समय पर मानव जाति पर बड़े पैमाने पर हमला करेगी। हम अग्रिम मोर्चे पर सेना तैनात करेंगे और साथ ही गुप्त रूप से शांति वार्ता के लिए मानव जाति के पास दूतों का एक समूह भेजेंगे। फिर हम अपने सैनिकों को बहुत ज्यादा खोए बिना बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री, लौह सामग्री और अन्य संसाधनों पर कब्जा कर सकेंगे। और अगर मानव जाति चतुराई से काम लेती है तो हम अपने सैनिकों को अस्थायी रूप से रोक भी सकेंगे। पतली आंखों वाले बूढ़े ने बोलना शुरू किया, लेकिन फिर वह जानबूझकर कुछ देर के लिए रुक गया। उसने इधर उधर देखा और उसके चेहरे पर एक धुंधली मुस्कान तैर गई। फिर उसने बोलना जारी रखा, मानव जाति की मुख्य शक्तियां मोर्चे पर आ जाएंगी और समुद्री जातियां भी युद्ध में व्यस्त होंगी। इसलिए हम इसका फायदा उठाएंगे और मानव जाति की जमीन पर आक्रमण करेंगे। फिर मानव जाति का एक ही झटके में सफाया कर देंगे। उसके बाद हम उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। समुद्री जातियां हमसे कुछ नहीं कह पाएंगी। क्रूर बर्बर जनजातियों के अन्य 3 पुजारियों ने ये सुनकर खुशी से जयकारे लगाए। उनके चेहरों पर उत्साह के भाव थे। मुख्य आसन पर बैठे महायाजक ने आंखें सिकोड़ लीं और जम्हाई ली। क्रूर बर्बर, ये कार्ययोजना आग से खेलने से कम नहीं है। मानव जाति के 3 राज्य और 7 संप्रदाय हैं, इसलिए वे लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए वे अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा गंवाकर भी एक कोने में रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम समुद्री जाति के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं
और मानव जाति को भी हमसे नफरत करवाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बर्बर जाति के 8 कबीले एक ही समय में 2 जातियों की ताकत का सामना कर पाएंगे? पुजारी यानिया ने हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था। वह ठंडी आवाज में बोला, हम समुद्री जाति की ताकत का अंदाजा कैसे लगा पाएंगे जब क्रूर बर्बर लोगों की 4 जातियां हमेशा से समुद्र तट से दूर रही हैं? हम शांतिप्रिय बर्बर लोगों की 4 जातियां हमेशा से समुद्र के किनारे बसने को मजबूर रही हैं। इसलिए अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमें बहुत नुकसान होगा। संक्षेप में, हमारी सुंदर गौस जनजाति इस योजना को मंजूर नहीं करती। हरे वस्त्र पहने एक पुजारी यानिया के बगल में बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, यह सही है। समुद्री जाति ने अतीत में मानव जाति के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब उन्होंने उस समझौते को तोड़ दिया है और उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। ये जाति विश्वसनीय नहीं है। काले वस्त्र पहने एक पादरी मेज के दाहिनी ओर बैठा था। उसने मानव खोपड़ी से बना एक हार पहना हुआ था। उसने सहमति जताते हुए कहा, हम इसके लिए समुद्री जाति को कैसे दोष दे सकते हैं? मानव जाति उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती रही है। ये वही लोग हैं जो सबसे पहले समुद्री जीवों का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए समुद्र में गए थे। वाइल्ड बुल जनजाति के पुजारी ने कहा, शांतिप्रिय बर्बर लोगों के 4 कबीले दुष्ट बर्बर लोगों का विरोध करते रहे। दुष्ट बर्बर लोग भी उनसे झगड़ते रहे। अचानक पुजारी यानिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपने बगल में बैठे 3 आदमियों की ओर हाथ हिलाया। शांतिप्रिय बर्बर लोगों के पुजारियों की बोलती बंद हो गई। परम पावन महायाजक, कृपया निर्णय लें कि मानव जाति के साथ शांति स्थापित करनी है या नहीं। पुजारी यानिया उठे, महायाजक की ओर झुके और कहा, महायाजक महोदय, कृपया निर्णय लें कि समुद्री जाति के साथ गठबंधन करना है या नहीं। जंगली बैल जनजाति के एक मध्यम आयु वर्ग के पुजारी ने खड़े होकर कहा। बाकी याजक शांत हो गए। सबने महायाजक की ओर देखा, लेकिन महायाजक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो गया हो। सब लोग निराशा से एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पुरुषों में आपसी समझौता हो गया हो। उनमें किसी भी तरह की अराजकता का कोई संकेत नहीं था। पुजारी यानिया और जंगली बैल जनजाति के पुजारी अपनी जगह पर अड़े रहे। उनके चेहरों पर असहिष्णुता का कोई निशान नहीं था। महायाजक ने आखिरकार 15 मिनट बाद सूखी हुई दाल को हिलाया। फिर उसने अपनी पीली आंखें खोलीं। पुजारी यानिया और पुजारी मो ने ये देखकर उच्च पुजारी से निर्देश मांगे, तो आप भी विवाद नहीं चाहते? आज क्रूर बर्बर लोगों के 4 कबीले और शांतिप्रिय बर्बर लोगों के 4 कबीले प्रत्येक निम्न स्तरीय जियान टोटेम योद्धाओं के 50-50 नाम चुनेंगे। फिर वे वीर योद्धा के द्वार से निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और अशुभ जानवरों का शिकार करेंगे। जो सबसे ज्यादा पशु आत्माएं प्राप्त करेगा उसे विजेता माना जाएगा। आपके पास 10 दिन की समय सीमा है। महायाजक ने जोर लगाया और सुस्त स्वर में बोला। 8 मुख्य पुजारियों ने आपस में विचार विमर्श किया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि महायाजक योद्धा का द्वार समय से पहले क्यों खोल रहा है। द्वार एक अतुलनीय रूप से विशाल क्षेत्र के एक बंद स्थान की ओर ले जाता था। इस स्थान के भीतर अभी भी प्राचीनता का आभास था, इसलिए इस स्थान के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। इसके अतिरिक्त बाहरी दुनिया से विलुप्त हो चुके अनगिनत अशुभ जानवर भी वहां मौजूद थे। ये बंजर भूमि में रहने वाली बर्बर जाति की सभी जनजातियों के लिए एक अत्यंत मूल्यवान स्थान था। इसलिए इसे समय से पहले खोलने से प्रत्येक जनजाति को भारी नुकसान हो सकता था। इसलिए कई पुजारियों के मन में इस बात को लेकर द्वंद्व था। हालांकि महायाजक का भावशून्य चेहरा देखकर किसी की भी अपनी राय व्यक्त करने की हिम्मत नहीं हुई। धीरे धीरे कानाफूसी शांत हो गई। फिर सभी लोग प्रतियोगिता के गुण दोषों का आकलन करने लगे। क्रूर बर्बर जनजातियों के पुजारियों के चेहरे जल्द ही प्रसन्नता से चमक उठे। हालांकि शांतिपूर्ण बर्बर जनजातियों के पुजारियों का रंग थोड़ा बदसूरत हो गया। शांतिप्रिय बर्बर लोगों की रक्त वाहिकाएं नाजुक थीं। उनकी शक्ति हमेशा से ही क्रूर बर्बर लोगों की तुलना में कमजोर रही थी। इसलिए इस प्रतियोगिता में शांतिप्रिय बर्बर लोगों की जीत की संभावना कम थी। भले ही क्रूर बर्बर लोग मानव जाति के विरुद्ध युद्ध में उलझ गए हों। 2 लोग समुद्री जाति और मानव जाति से भी सहायता के लिए पोर्टल में प्रवेश कर सकते हैं। उच्च पुजारी ने थोड़ी देर बाद धीरे से कहा। अध्याय 154 समुद्री जाति की महिला संत। अनुवादक नोवेल सागा संपादक नोवेल सागा। हॉल में उपस्थित 8 जनजातीय पुरोहितों में खलबली मच गई जब उन्होंने उच्च पुजारी बी लीगे के शब्द सुने। महायाजक, यह आदेश स्वीकार करने के लिए बहुत अव्यवहारिक है। वीर योद्धाओं का द्वार न केवल हमारी जाति का निषिद्ध स्थान है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का पवित्र विश्राम स्थल भी है। हम किसी भी हालत में मानव जाति और समुद्री जाति को अपनी पवित्र भूमि में प्रवेश नहीं करने देंगे। इससे हमारे दिवंगत वीरों और महान पूर्वजों की आत्माएं कलंकित होंगी। क्रूर और शांतिपूर्ण दोनों प्रकार के बर्बर लोगों के पुजारी इस निर्णय से बहुत प्रभावित हुए। हे जाहिर है मैं उन्हें इस प्रतियोगिता में मुफ्त में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दूंगा। उन्हें ये संदेश दे दो, उनमें से प्रत्येक को 45,000 किलोग्राम परिष्कृत लोहा या 2 लाख किलोग्राम अनाज जमा करना होगा। इसके अलावा मानव और समुद्री जाति से ज्यादा 2 प्रतिभागी ही हो सकते हैं। महायाजक ने अपने सूखे होंठों को भींचते हुए शांत स्वर में कहा। महायाजक की आवाज आत्मविश्वास से भरी थी, हालांकि वह धीरे से बोल रहा था। ये शब्द सुनकर सभी याजकों के चेहरे पर गरिमा छा गई। वे एक पल के लिए चुप रहे। समुद्र और मानव जातियां स्वयं ही बर्बर लोगों के साथ गठबंधन करने के लिए आई थीं। वे अपनी शक्ति और जनशक्ति बढ़ाने के लिए इस गठबंधन को चाहते थे। इसलिए बर्बर लोगों के पास इस आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
बर्बर लोगों की बंजर भूमि सदियों से परिष्कृत लोहे और खाद्य पदार्थों की कमी से जूझ रही थी। आदिवासी पुजारियों के मन में अभी भी कुछ शंकाएं थीं, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। आखिरकार उनके 100 दुर्जेय बर्बर योद्धाओं के सामने अन्य 2 जातियों के केवल 4 ही प्रतिभागी थे। इसलिए बर्बर लोगों के सामने उनकी कोई संभावना नहीं थी। महायाजक, अशुभ जानवरों की आत्माओं की गुणवत्ता उनकी शक्ति के मामले में एक दूसरे से भिन्न होती है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इस शिकार प्रतियोगिता का परिणाम कैसे तय करेंगे। भयंकर सर्प जनजाति के संकीर्ण आंखों वाले पुजारी को कुछ सूझा। फिर उसने पूछा, ये बहुत सरल है। आइए हम एक होतियान प्राथमिक स्तर की पशु आत्मा को आधार पशु आत्मा माने। एक होतियान मध्य स्तर की पशु आत्मा आधार पशु आत्मा के 10 गुना के बराबर होगी। एक होतियान उन्नत स्तर की पशु आत्मा आधार आत्मा के 100 गुना के बराबर होगी। एक पूर्ण होतियान पशु आधार आत्मा के 1000 गुना के बराबर होगा। एक जियान तियान प्राथमिक स्तर का पशु आधार आत्मा के 10,000 गुना के बराबर होगा, इत्यादि। महायाजक ने धीरे से समझाया। उसके बाद उसने पुजारी यान्या की ओर एक नजर डाली। पुजारी यान्या के चेहरे पर एक उदास भाव था। महायाजक की पलकें कई बार फड़कीं, मानो वह किसी भी क्षण सो जाएगा। ये देखकर पुजारियों ने उसे विदा किया। फिर वे हॉल से बाहर चले गए। हॉल में सिर्फ महायाजक ही बचा था, जिसकी आंखें झुकी हुई थीं। कुछ समय के बाद पवित्र पर्वत के आधे रास्ते पर ग्रीन टूथ पैलेस में पुजारी यान्या और शांतिपूर्ण जनजातियों के अन्य 3 पुजारी हॉल में इकट्ठा हुए। फिर उन्होंने प्रतियोगिता के लिए प्रति उपाय योजनाओं पर चर्चा शुरू कर दी। वे जानते थे कि शांतिपूर्ण जनजातियों की ताकत दुष्ट जनजातियों की तुलना में कहीं कम थी, इसलिए ये प्रतियोगिता बेहद अनुचित और अन्यायपूर्ण थी। वे जानते थे कि राजकुमारी हुओ वू और शी म्यू उनके लिए कोई खतरा नहीं थी, इसलिए उन्हें सक्षम प्रतिभागी माना जा सकता था। 2 घंटे की चर्चा के बाद तीनों पादरी हॉल से बाहर चले गए। उनके चेहरों पर चिंता के भाव थे। थोड़ी देर बाद एक नौकर हॉल से बाहर निकला और राजकुमारी हुओ वू के पत्थर के कक्ष की ओर चलने लगा। तो महायाजक का मतलब है कि हम भी वीर योद्धाओं के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन प्रवेश का अधिकार पाने के लिए हमें परिष्कृत लोहा और खाद्य पदार्थ चढ़ाने होंगे, है ना? राजकुमारी हुओ वू ने पुजारी यान्या की ओर देखा, जो सम्मान के आसन पर बैठी थीं। उनका रंग रूप बेढंगा हो गया था। यह सही है, महायाजक का फैसला कोई नहीं बदल सकता। एक और बात, उस रहस्यमयी जगह पर जो कुछ भी तुम पाओगे वह तुम्हारा होगा। पुजारी यान्या ने सिर हिलाया और भारी स्वर में बोले। राजकुमारी हुओ वू की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। वह कुछ देर तक बिना एक शब्द बोले बैठी रही। शी म्यू के चेहरे के भाव नहीं बदले, हालांकि वह खुशी से अभिभूत था। इस शुभ संयोग ने शी म्यू को आशा की एक किरण दी थी। इसका मतलब था कि वह अभी भी बाहर निकलने का रास्ता बना सकता था, भले ही सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। कुछ समय पहले तक शी म्यू उदासी में डूबा हुआ था, क्योंकि उसे कई सिर वाले अजगर को ढूंढने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। लेकिन उसे अपनी योजना को आगे बढ़ाने और अपना लक्ष्य हासिल करने का यह मौका मिल गया था। तो ठीक है, हम मानव जाति 45,000 किलोग्राम परिष्कृत लोहा और 2 लाख किलोग्राम अनाज देना चाहेंगे। हमें 2 प्रतिभागियों के लिए जगह चाहिए। राजकुमारी हुओ वू ने थोड़ी देर बाद अपना सिर उठाया और दृढ़ स्वर में कहा। वह जानती थी कि बर्बर जाति ने खुलेआम जबरन वसूली का सहारा लिया है, लेकिन इस नाजुक मोड़ पर उसके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अच्छा, हमारी जनजातियां इस समय प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त हैं। जब बहादुर योद्धाओं का द्वार आधिकारिक रूप से खुल जाएगा तो मैं तुम्हें संदेश भेजूंगा। पुजारी यान्या को उसका जवाब सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने सिर हिलाया और यह बात कही। उसके बाद राजकुमारी हुओ वू ने पुजारी यान्या से बहादुर योद्धाओं के पोर्टल से संबंधित कुछ बुनियादी जानकारी पूछनी शुरू की। पुजारी यान्या का उससे कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने पोर्टल में प्रवेश करने के लिए जरूरी सारी जानकारी साझा कर दी। वीर योद्धाओं का द्वार प्राचीन काल में बनाया गया था। उस समय कई बर्बर पुजारियों ने मिलकर एक जादुई मुहर लगाई थी, जिससे ये स्थान सील हो गया था। इसके अंदर एक विशाल स्थान सीलबंद था और इस क्षेत्र में अभी भी प्राचीन लोकाचार बरकरार था। इसलिए द्वार के बाहर विलुप्त हो चुके कई प्राचीन भयंकर जानवरों के निशान अभी भी इस क्षेत्र में पाए जा सकते थे। इसके अलावा ये कई प्राचीन अशुभ जानवरों का निवास स्थान था। पवित्र भूमि में हर 10 साल में एक बार बलि का आयोजन किया जाता था। प्रार्थना के बाद महायाजक द्वार खोलता था। फिर प्रत्येक जनजाति योद्धाओं के एक समूह को द्वार के अंदर भेजती थी। ये योद्धा अशुभ आत्माओं का शिकार करके उन्हें मार डालते थे ताकि उनकी आत्माएं प्राप्त कर सकें। ये समारोह धीरे धीरे बर्बर लोगों द्वारा एक भव्य समारोह के रूप में मनाया जाने लगा। बर्बर जनजातियां इस समारोह को बहुत महत्व देती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस द्वार में कैद की गई पशु आत्माओं को बाहरी दुनिया के जानवरों से कहीं अधिक दुर्जेय माना जाता था। इस दौरान शी म्यू ने अपना बंद कमरे में प्रशिक्षण जारी रखा। वे कभी कभी पवित्र भूमि के आसपास के ग्रामीण बाजार भी जाते थे। शी म्यू ने मिंतू से मिले प्राचीन नुस्खे पर आधारित एक औषधीय चूर्ण बनाने के लिए कुछ सामग्री खरीदी। इस औषधीय चूर्ण में बहुसिर वाले सांप को दबाने की क्षमता थी। उसने जानवरों की खाल से बने उच्च गुणवत्ता वाले कागज का एक ढेर भी खरीदा। उसने इसे निम्न स्तरीय जादुई तावीज बनाने के लिए खरीदा था। अपने पिछले प्रयोगों से वह जानता था कि यदि शरीर उठाने वाले आकर्षण को ऐसे चमड़े पर बनाया जाए तो उसकी गति सामान्य आकर्षण कागज की तुलना में 1/3 बढ़ जाएगी। इसके अलावा राजकुमारी हुओ वू ने उसे आत्मरक्षा के लिए 3 मध्यम स्तरीय जादुई मंत्र दिए थे।
इन्हें शीतयन मंत्र कहा जाता था। यह एक साधारण जल गुण वाला जादुई ताबीज था, लेकिन इसे खींचना शिम्यू की क्षमता से बाहर था। इन तैयारियों के बाद शिम्यू को निषिद्ध भूमि की अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। कई दिनों के बाद बाइमा पर्वत के पीछे घाटी में, घाटी काफी विशाल थी, ये 100 एकड़ से भी ज्यादा चौड़ी थी। घाटी में एक जगह पर जमीन पर कई विशाल सफेद चट्टानें सीधी खड़ी थीं। वे आयताकार थीं और लगभग 10 फीट ऊंची थीं। हर सफेद चट्टान की सतह पर गहरे रक्त लाल रंग का एक जादुई पात्र उकेरा गया था। दूर से देखने पर ये विशाल चट्टानें एक विशाल वृत्त में व्यवस्थित प्रतीत होती थीं। इनका व्यास 1000 फीट का लगता था। यह विशाल पत्थर पंक्ति का एक शानदार परिदृश्य था, लेकिन इन शिलाखंडों में कुछ अनोखापन था। इनमें से कुछ विशाल शिलाखंडों पर आयताकार सफेद चट्टानों के एक या कई टुकड़े रखे हुए थे। वे आकार में बहुत बड़े थे, वे सीधे या आड़े रखे हुए थे और एक बेहद अव्यवस्थित दृश्य बना रहे थे। फिर भी वे कुछ विशेष अर्थ रखते प्रतीत हो रहे थे। इन शिलाखंडों से कुछ ही दूरी पर एक काली वेदी थी, वह 10 फुट चौड़ी थी। पुजारी यान्या और बाकी 7 बर्बर पुजारी वेदी के सामने खड़े थे। उन सभी के चेहरों पर गंभीर भाव थे। उनकी खामोशी से लग रहा था कि वे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। वेदी के सामने खुले मैदान में 100 से ज्यादा बर्बर लोग खड़े थे। हर एक ने अलग अलग कपड़े पहने थे, लेकिन उन्हें 2 समूहों में बांटने वाली एक आभासी रेखा साफ दिखाई दे रही थी। वे दोनों तरफ 2 समूहों में खड़े थे। एक समूह के लोग लंबे और हटे कट्टे थे। वे दूसरी तरफ के लोगों से कहीं ज्यादा अच्छे लग रहे थे, चाहे उनकी शारीरिक बनावट कैसी भी हो और उनका आभामंडल कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। शक्तिशाली दल में क्रूर बर्बर लोगों के कुलदेवता योद्धा शामिल थे। दूसरा दल शांतिप्रिय बर्बर लोगों का था, जिसमें 4 शांतिपूर्ण जनजातियों के योद्धा शामिल थे। शिम्यू राजकुमारी हुओवू के बगल में शांतिपूर्ण जनजातियों के समूह में खड़ा था। क्रूर बर्बर लोगों के समूह के पास नीले वस्त्र पहने एक लड़की के चारों ओर 7-8 अजनबी लोग जमा थे। वह लड़की उनकी नेता लग रही थी। लड़की लगभग 13-14 साल की थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। वह सुंदर थी और उसके चेहरे के नैन नक्श बेहद आकर्षक थे। उसकी संसाधनपूर्ण और चमकदार काली आंखें उस विशाल पत्थर की कतार को उत्सुकता से देख रही थीं। वह उन पर मोहित लग रही थी। अजीबोगरीब शक्ल सूरत वाले ये लोग इंसानों जैसे लग रहे थे। हालांकि उनमें से कुछ के शरीर पर शल्क थे और कुछ के कानों की जगह पंख जैसी कोई चीज थी। उनमें से एक के तो मछली की पूंछ भी थी। उसके शरीर का निचला हिस्सा मछली की पूंछ जैसा आकार का था। वह एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं। उसके हाथ में एक विशाल त्रिशूल था। इन अजीबोगरीब दिखने वाले लोगों ने राजकुमारी हुओवू को ठंडी नजरों से देखा। उनकी आंखों में उत्तेजना के निशान थे। हालांकि राजकुमारी हुओवू उन पर ध्यान नहीं दे रही थी। वह मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। शिम्यू ने भी इस मौके का फायदा उठाया। उसने दिखावटी अंदाज में चेहरे पर अहंकार के भाव के साथ उन्हें आंकना शुरू कर दिया। ये अजीब से दिखने वाले लोग समुद्री जाति के थे। नीले वस्त्र वाली वह लड़की समुद्री जाति की तथाकथित महिला संत लग रही थी। मिंतू ने शिम्यू को बताया था कि वह महिला संत समुद्री दौड़ में भाग लेने वाले 2 प्रतिभागियों में से एक है, इसलिए शिम्यू बार बार उसे देखे बिना नहीं रह सका। हर बार जब वह उसे देखता तो उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उमड़ पड़ता। उसे पता नहीं क्यों, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस लड़की से पहले भी मिल चुका है। हालांकि लाख कोशिश करने के बावजूद उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा था। शिम्यू अभी भी अपने विचारों के ज्वार में बह रहा था जब उसने महसूस किया कि उसे शत्रुता से भरी निगाहों से देखा जा रहा है। शिम्यू ने अपने बिखरे हुए विचारों को समेटा और अपनी सतर्कता बढ़ा दी। उसने अपना सिर थोड़ा सा एक तरफ झुकाया और शत्रुतापूर्ण निगाहों की दिशा में देखा। वह व्यक्ति एक बूढ़ा बर्बर निकला जिसने आदिवासी पुजारी का चोगा पहना हुआ था। उसके हाथ में हड्डियों से बना एक लाल राजदंड था। उसकी आंखें लंबी और पतली थीं, सांप की आंखों जैसी। उसकी सिकुड़ी हुई त्वचा अजीब लग रही थी, मानो उस पर हल्के हरे रंग की रोशनी की एक परत चढ़ी हो। बूढ़े आदमी ने शिम्यू की तरफ ठंडी नजर से देखा। जब उसने देखा कि शिम्यू ने उस पर ध्यान दिया है, फिर उसने अपनी नजरें फेर लीं। भयंकर सांप जनजाति, ये शब्द अचानक शिम्यू के मन में कौंध गए। हालांकि उसने अपना संयम बनाए रखा। इसी बीच भाग ले रहे बर्बर लोगों की तरफ से हल्की सी हलचल सुनाई दी। फिर उन्होंने अपनी नजरें घाटी के द्वार की ओर घुमाईं। शिम्यू ने भी उनकी निगाहों का अनुसरण किया। उसने एक छोटे कद के बूढ़े बर्बर आदमी को हाथ में एक सूखी शाखा जैसा राजदंड लिए घाटी में आते देखा। वह बेहद मुरझाया हुआ और कमजोर लग रहा था। 8 आदिवासी पुरोहित और 100 बर्बर योद्धा उस दुर्बल वृद्ध को देखते ही गहरी श्रद्धा से अडिग हो गए। पहले जो उत्तेजक और शत्रुतापूर्ण नजरें उन्होंने डाली थीं, वे अब बिना किसी निशान के गायब हो गई थीं। शिम्यू आश्चर्यचकित था। हालांकि वह इस बूढ़े व्यक्ति के बारे में अनिश्चित था। क्या ये कांपता हुआ और दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति बर्बर जाति का सबसे पूजनीय और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति था? क्या वह तथाकथित महायाजक बिली गे था? इसके अलावा उसे इस बुजुर्ग व्यक्ति की का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। महायाजक एक साधारण बर्बर व्यक्ति जैसा दिखता था। शिम्यू इस कमजोर बुजुर्ग व्यक्ति को बर्बर लोगों के सबसे सम्मानित व्यक्ति से नहीं जोड़ पाया। बिली गे बहुत धीरे धीरे चल रहा था, मानो उसका हर कदम उसकी पूरी ताकत खा रहा हो। लेकिन बर्बर योद्धा और पुजारी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। दरअसल वे उस बूढ़े व्यक्ति को बिना पलक झपकाए काली वेदी की ओर बढ़ते हुए देख रहे थे। सब लोग शांत थे। महायाजक आखिरकार 15 मिनट की यात्रा के बाद अपने गंतव्य पर पहुंच गया।
जैसे ही वह वेदी पर चढ़ा, पुजारी यान और अन्य आदिवासी पुजारी तितर बितर हो गए। फिर वे वेदी के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। हमारे पवित्र ईश्वर के वीर योद्धाओं, द्वार जल्द ही खुल जाएगा। क्या आप तैयार हैं? बीली गे ऊंची वेदी पर अकेले खड़े थे। अपनी पीली पीली आंखों से दर्शकों पर नजर घुमाते हुए उन्होंने बात की। हाँ, बर्बर लोगों ने गरजती आवाज में जवाब दिया। सैकड़ों बर्बर लोगों और कुलदेवता योद्धाओं की आवाजों से पूरी घाटी हिल गई। उनका जवाब घाटी में गूंज उठा। तब योद्धा चिल्लाते हुए पत्थर की पंक्ति की ओर दौड़े। शी मियू और हुओ वू ने एक दूसरे को देखा। फिर वे शांतिपूर्ण जनजातियों के बर्बर लोगों का पीछा करने लगे। इसी बीच नीले वस्त्र वाली लड़की ने अपनी सहेलियों से कुछ फुसफुसाया। फिर वह भी एक हटे कट्टे आदमी के साथ, जो आधा आदमी और आधा मछली था, पत्थर की कतार की ओर चलने लगी। पत्थरों का ये समूह विशाल था, जिसका व्यास 1000 फीट था। इसमें 100 से ज्यादा लोग आसानी से समा सकते थे। वहां बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिख रही थी। अध्याय 155, हरा दानव भेड़िया। अनुवादक, नोवेल सागा। संपादक, नोवेल सागा। शांतिप्रिय और क्रूर बर्बर लोग पत्थर की कतार के बीच खुले मैदान में इकट्ठा हुए। फिर भी वे दो गुटों में बटे हुए थे। दोनों पक्ष एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी आंखें उत्तेजना और शत्रुता से भरी थीं। सभी लोग जल्द ही पत्थर की कतार में प्रवेश कर गए। अचानक एक गूढ़ मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई दी। उसे समझना बहुत मुश्किल था। ये काली वेदी की ओर से आ रही थी। शी म्यू और राजकुमारी हुओ वू उन शांत बर्बर लोगों के साथ खड़े थे। शी म्यू ने आवाज के स्रोत की ओर देखा। उसने देखा कि महायाजक बी लीगे काली वेदी पर अपना मुरझाया हुआ राजदंड लिए नाच रहे थे। वह एक अजीबोगरीब तरीके से, एक अजीब लय में नाच रहे थे। बी लीगे की आंखें अब भी वैसी ही दिख रही थीं, पीली और मैली, लेकिन उसके कांपते हाथ पैर अब बेहद फुर्तीले हो गए थे। अब वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उसकी फुर्तीली चाल उसके पहले लड़खड़ाते कदमों से बिल्कुल अलग थी। आसपास के 8 पुजारी वेदी के चारों ओर घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। फिर उन्होंने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और कुछ बुदबुदाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे कोई प्रार्थना बुदबुदा रहे हों। अचानक वेदी के हजारों फीट के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जाएं अधीर हो गईं और असामान्य तरीके से चलने लगीं। हवा में कहीं से भी अनगिनत चमकदार बिंदु प्रकट हुए। वे धुंधले से दिखाई दे रहे थे। फिर वे एक विशाल और उफनती हुई लहर की तरह महायाजक की ओर दौड़ पड़े। इन चमकदार बिंदुओं की प्रचंड धाराएं महायाजक पर केंद्रित थीं। वे उसके सिर के ऊपर लगातार घूमने लगीं और धीरे धीरे एक दृश्यमान भंवर का रूप ले लिया। तीव्र जादुई शक्ति की लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं। वे प्रचंड लहरों की तरह मूर्ति और आकाश की ओर उठती हुई प्रतीत हो रही थीं। आसमान में ऊपर की ओर कई काले बादल उमड़ रहे थे। ये घने बादल धीरे धीरे तपते सूरज को ढकने लगे और फिर पूरी तरह छिप गए। पूरी घाटी धुंधली और उदास हो गई। तभी महायाजक ने अपना अजीब नृत्य बंद कर दिया। अब वह अपने चारों अंगों को एक अजीब मुद्रा में थामे हुए था। अचानक आसपास के 8 पुजारियों ने भी मंत्रोच्चार बंद कर दिया। हालांकि पत्थर की कतार में खड़े लोग असाधारण रूप से उत्साहित हो गए। उनकी आंखें अनंत उत्सुकता से चमकने लगीं। अचानक बीलीज के हाथ में सूखे हुए शाखा जैसे राजदंड से एक चमकदार लाल रोशनी निकली। फिर इस लाल रोशनी से एक जबरदस्त आभा आसमान की ओर उठी। यह आभा इतनी गहरी और भव्य थी कि मानो इसमें पूरे ब्रह्मांड को मिटा देने की ताकत हो। बीलीगे का आभामंडल एक पल में बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर एक गहन और पवित्र आभा से भर गया हो। पत्थर की विशाल चट्टानों पर उकेरे गए काले और गहरे रक्त लाल जादुई अक्षर भी उसी समय एक हल्की सी लाल चमक बिखेरने लगे। यह अनोखा दृश्य देखकर शी म्यू हैरान रह गया। इसके अलावा महायाजक की छिपी हुई शक्ति ने उसे स्तब्ध कर दिया था। अचानक शी म्यू को अपने सीने में गर्माहट का एहसास हुआ। वह चौंक गया। उसने जल्दी से अपना हाथ अपनी कमीज में डाल लिया, मानो समुद्री जाति की नीली पोशाक वाली लड़की ने उसी समय कुछ प्रेरित किया हो। वह शी म्यू के विपरीत दिशा में खड़ी थी। उसकी खूबसूरत आंखें भीड़ को चीरती हुई शी म्यू के चेहरे पर पड़ीं। उसके आकर्षक चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य का भाव चमक रहा था। वह उसे छिपा नहीं सकी। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, मानो वह कुछ कहना चाहती हो। अचानक आकाश से एक विशाल लाल प्रकाश नीचे आया और पत्थर की पंक्ति में खड़े सभी लोगों को अपनी ओर खींच लिया। फिर लाल बत्ती पूरी तरह से गायब हो गई। पत्थरों की कतार भी अपनी मूल उदासी और शांति में लौट आई। बीच का खुला क्षेत्र अब खाली था। शी म्यू ने खुद को एक अंधेरी दुनिया में पाया, लेकिन इस अंधेरे में रोशनी की एक धुंधली किरण थी। वह रात के आकाश में उल्कापिंड जैसी दिख रही थी। शी म्यू का शरीर अंधेरे में तेजी से तैर रहा था, मानो कोई गिरा हुआ पत्ता हवा में लहरा रहा हो। उसके पैरों के नीचे कोई जगह नहीं थी। लेकिन ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही देर बाद शी म्यू को लगा कि उसका शरीर किसी शक्तिशाली और भयावह शक्ति द्वारा नीचे की ओर खींचा जा रहा है। अचानक उसकी आंखों के सामने असंख्य तारे दिखाई देने लगे। वे चमत्कारिक ढंग से चमक रहे थे और चमक रहे थे। तभी अचानक एक चमक और एक धमाकेदार ध्वनि के साथ उसका शरीर किसी कठोर जगह से टकराया। उसके कंधे में तेज दर्द उठा। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, उसके मुंह के कोनों से ठंडी हवा का झोंका आया। आसपास का नजारा धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने साफ होता गया। जहां तक उसकी नजर जाती थी, वहां तक विशाल और घना जंगल फैला हुआ था। पेड़ इतने विशाल थे कि एक पेड़ को घेरने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती, और ऐसे आकाश ऊंचे पेड़ हर तरफ दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा वे घने और घने पत्तों से लदे हुए थे जो मानो पूरे आसमान को ढक रहे थे। यहाँ तक कि जमीन पर उगी झाड़ियां भी गुच्छों में उगी थीं।
ये अनोखी आकृतियां शी म्यू की आंखों के सामने एक उल्लासमय तस्वीर बना रही थीं। शी म्यू ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि हवा में आध्यात्मिक ऊर्जाओं की प्रबल उपस्थिति व्याप्त थी। उसने वहां प्रवेश करने से पहले ही पुजारी यान या और मिंटू से पोर्टल और उसके अंदर की दुनिया के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी पूछ ली थी। हालांकि इस पल उसे जो एहसास हुआ वह उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। कुछ देर बाद उसने अपनी नजरें हटा लीं। फिर उसने अपनी सतर्क निगाहों से चारों ओर देखा। साथ ही उसने काले ब्लेड पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। आसपास का इलाका शांत था। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। शी म्यू को थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर उसने अपनी छाती से पीले जानवर की खाल का एक टुकड़ा निकाला। ये खाल उसे पहले मिंटू से मिली थी। यह इस पोर्टल का एक मोटा मोटा नक्शा था। उसने एक बार फिर अपनी नजरें इधर उधर घुमाईं। फिर उसका शरीर उछला और वह एक सबसे बड़े पुराने पेड़ पर चढ़ने लगा, किसी फुर्तीले बंदर की तरह। शी म्यू पल भर में रेंगते हुए उस पेड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसके सामने आसपास के पेड़ बहुत छोटे लग रहे थे, मानो उन्हें काट दिया गया हो। इसलिए शी म्यू को आसपास के कई किलोमीटर के दायरे का एक विहंगम दृश्य दिखाई दिया। शी म्यू को उस जगह का मोटा मोटा अंदाजा हो गया था जहां वह था। वह एक घना जंगल था और दो पर्वत चोटियों के बीच में स्थित था। उसके दाहिने हाथ पर और भी हरा भरा जंगल था। उसके बाएं हाथ पर एक खुली जमीन थी। उसकी जमीन धीरे धीरे धंस गई थी और एक निचली जमीन बन गई थी, लेकिन वह काफी चौड़ा इलाका था जिसके बगल में एक शांत झील थी। शी म्यू ने मानचित्र देखा और पाया कि वह दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में था। शी म्यू कुछ देर तक नक्शे को देखता रहा। उसके चेहरे पर शांति का भाव था। उसकी आंखें मानो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। उसके हाथ में जो नक्शा था उसमें उस विशिष्ट क्षेत्र का केवल थोड़ा सा विवरण ही दिखाई दे रहा था, जिसका अतीत में अन्वेषण किया जा चुका था, और उस क्षेत्र को इस दुनिया का निषिद्ध क्षेत्र कहा जाता था। नक्शे के उत्तरी छोर तक ये जगह एक विशाल नदी से चिन्हित थी। ये नदी पूर्व से पश्चिम तक दुनिया भर में बहती थी। नदी के उत्तरी किनारे की भूमि को मध्य क्षेत्र कहा जाता था। मध्य क्षेत्र का वातावरण कई परिधीय क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक खतरनाक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मध्य क्षेत्र को कई जियान तियान स्तर के अशुभ जानवरों का निवास स्थान माना जाता था। द्वार पहले भी कई बार खोला जा चुका था, हालांकि केवल जियान तियान स्तर के योद्धा ही मध्य क्षेत्र में जाने का साहस कर पाए थे। इसलिए इस मानचित्र का मध्य क्षेत्र अन्य परिधीय क्षेत्रों की तरह विस्तृत और विस्तृत नहीं था। लेकिन बर्बर लोगों ने इसके विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा था। मध्य क्षेत्र की गहराई इस दुनिया का सबसे निषिद्ध क्षेत्र था। इस जगह पर केवल कुछ ही पृथ्वी स्तर के बर्बर शक्तिशाली प्राणी आते थे। ऐसा बताया गया था कि वहां अत्यधिक दुर्जेय जंगली जानवरों की एक बड़ी संख्या थी और ये जानवर लगभग पृथ्वी स्तर के बराबर थे। इस वजह से यह जगह एक जंगली और आदिम क्षेत्र बन गई थी। हालांकि बर्बर लोग इस बात पर चर्चा नहीं करते थे कि यह अत्यंत निषिद्ध क्षेत्र कितना बड़ा था। वे केवल इतना जानते थे कि यह एक असीम क्षेत्र था जिसमें विशाल उपजाऊ भूमि थी। कोई भी इसके अंत तक कभी नहीं पहुंचा था। शी म्यू की नजर उत्तर दिशा की ओर खींच गई। वह जानता था कि उसे इस निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ सकता है और उसका मुख्य लक्ष्य होगा एक जियान तियान लेवल बहुसिर वाले अजगर का शिकार करना। वह जानता था कि उसे मध्य क्षेत्र की गहराई में एक अपरिहार्य भ्रमण करना होगा। शी म्यू ने अपनी नजरें फिराईं और किसी बंदर की तरह पेड़ से नीचे कूद पड़ा। फिर उसने उत्तर दिशा की ओर अपनी गति तेज कर दी। प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर का स्थान आध्यात्मिक ऊर्जाओं से भरपूर था, इसलिए उस जगह पर सभी प्रकार के कीमती और दुर्लभ खजाने पाए गए, वह भी अकल्पनीय संख्या में। शी म्यू को जल्द ही कई प्रकार की दिव्य घासें मिलने लगीं जो बाहरी दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती थीं। इसी तरह उस इलाके में कई दुर्लभ और अशुभ जानवर भी बड़ी संख्या में पाए जाते थे। इसलिए शी म्यू के पास कोई भी फैसला लेने से पहले फायदे और नुकसान पर विचार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने तय किया कि उसे बाहर आसानी से मिलने वाली जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आखिरकार इस रहस्यमय भूमि पर उनके पास 10 दिनों का सीमित समय था। कुछ देर बाद एक प्राकृतिक पत्थर के पुल पर शी म्यू पुल के एक छोर पर खड़ा था, जबकि एक विशाल हरा भेड़िया दूसरे छोर पर खड़ा था, मानो शी म्यू का रास्ता रोक रहा हो। उसकी ऊंचाई लगभग 10 फुट थी। पुल ज्यादा लंबा नहीं था, लगभग 50 मीटर लंबा, लेकिन ये दो चट्टानों को जोड़ता था, इसलिए आगे जाने का यही एकमात्र रास्ता था, वरना चक्कर लगाने में कम से कम आधा दिन लग जाता। हरा दानव भेड़िया। शी म्यू ने विशालकाय भेड़िए को ऊपर से नीचे तक देखा और खुद से बुदबुदाया। इस विशालकाय भेड़िए का कद काठी बहुत ही भव्य लग रहा था। उसका पूरा शरीर चमकीले बालों की एक मोटी परत से ढका हुआ था। उसके सिर के ऊपर एक लंबा हरा सींग दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें तांबे की घंटियों जैसी थीं, उनसे रक्त लाल रोशनी निकल रही थी। भेड़िया शी म्यू को एक जोड़ी अशुभ आंखों से घूर रहा था। शी म्यू की बेईमान नजरों ने शायद भेड़िए को क्रोधित कर दिया था। उसने एक भयावह चीख निकाली और धमकी भरे इशारे करते हुए शी म्यू पर झपटा। वह इतना तेज था कि उसका विशाल मुंह पल भर में शी म्यू की गर्दन तक पहुंच गया। उसने अपना मुंह खोला और तेज सांस छोड़ते हुए शी म्यू की गर्दन पर काट लिया। उसका विशाल हिरण का दांत खंजर की तरह तेज लग रहा था। अचानक शी म्यू का शरीर चमक उठा और हवा में गायब हो गया, और भेड़िए के मुंह में हवा ही रह गई। अगले ही पल शी म्यू का चेहरा भेड़िए के पीछे दिखाई दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक शांत भाव था, मानो कोई स्थिर तालाब हो। अचानक उसने अपनी मुठ्ठियां आगे की ओर बढ़ाईं और भेड़िए के सिर पर जोर से मारा।
उसकी मुट्ठी का रंग जैड जैसा था और उसमें हल्की धातु जैसी चमक थी। जब शी म्यू की मुट्ठी भेड़िए की खोपड़ी पर पड़ी तो एक धीमी सी धमाकेदार आवाज सुनाई दी। भेड़िए के सिर पर किसी शक्तिशाली शक्ति ने अशांत तरीके से प्रहार किया था, मानो किसी विशालकाय पत्थर ने उसके सिर पर प्रहार किया हो। उसकी खोपड़ी से हल्की सी चटकने की आवाज आए, उसका विशालकाय शरीर उड़ने के लिए प्रेरित हुआ। वह जमीन पर कई बार लुढ़का। शी म्यू की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। भेड़िया हो तियान का मध्य अवस्था का जानवर लग रहा था, लेकिन शी म्यू की शक्तिशाली पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठी और उसकी अपनी जबरदस्त ताकत के कारण उसकी खोपड़ी में बस एक छोटी सी दरार ही पड़ सकी। उसे एक ही बार में मार दिया जाना चाहिए था। यदि किसी बर्बर व्यक्ति ने ये दृश्य देखा होता तो उसे गहरा सदमा लगा होता। हरे दानव भेड़िए को लोहे की खोपड़ी वाला जानवर कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी खोपड़ी लोहे से भी ज्यादा सख्त थी। इसलिए किसी भी बर्बर ने कभी ऐसे भेड़िए की खोपड़ी तोड़कर उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। भेड़िए ने एक दर्दनाक दहाड़ लगाई, फिर वह उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों की लाल चमक पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। अचानक उसके सींग पर भी एक चटक हरा रंग दिखाई दिया। तभी उसके सींग से एक हरे रंग की धार निकली, बिजली के कट की तरह, और बिजली की गति से शी म्यू की ओर बढ़ी। उसकी ऊंचाई एक सामान्य इंसान की आधी थी। शी म्यू इस हमले के लिए तैयार लग रहा था। उसने सफेद क्यूई का एक जोरदार विस्फोट किया और उसका हमला हरी हवा से टकराया। बूम! क्यूई विस्फोट तकनीक और हरी हवा का विस्फोट हुआ और एक जोरदार विस्फोट के साथ बिखर गया। झप! अचानक विस्फोट से एक काली परछाई निकली, मानो बिजली का कट हो। वह चमकती हुई भेड़िए की छाती की ओर बढ़ी। शी म्यू ने काला ब्लेड फेंका था। अचानक एक रक्त प्रकाश चमक उठा। भेड़िया ब्लेड से बचने के लिए एक तरफ हटा, लेकिन वह पूरी तरह से बच नहीं सका। ब्लेड उसके पंजे में चुभ गया और उसकी चोट से खून बहने लगा। शी म्यू ने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से भेड़िए के पास पहुंचा। फिर उसने भेड़िए की कमर पर एक जोरदार लात मारी। वह लोहे के कोड़े जैसी मजबूत थी। कच! हड्डी टूटने जैसी आवाज सुनाई दी। भेड़िया पीछे की ओर उड़ गया, फिर जोर से जमीन पर गिरा। उसकी कमर असामान्य रूप से मुड़ी हुई लग रही थी। उसकी कमर की हड्डी बुरी तरह कुचली हुई लग रही थी। भेड़िया दर्द सहन नहीं कर सका और एक करुण चीख निकाली। एक व्यक्ति की परछाई चमकी और शी म्यू एक बार फिर भेड़िए के पास आया। फिर उसकी मजबूत मुठ्ठियां भेड़िए के सिर पर जोर से लगीं। स्नैप! भेड़िए का सिर इस बार का जबरदस्त प्रहार सहन नहीं कर सका। उसकी खोपड़ी तरबूज की तरह चटकने की आवाज के साथ फट गई। उसका दिमाग पानी की तरह उसके सिर से बाहर निकल आया, लाल और सफेद रंग का। हरे भेड़िए की खून जमा देने वाली चीखें कुछ देर बाद बंद हो गईं। उसका विशाल शरीर 2-3 बार ऐंठ गया, फिर आखिरकार निश्चल हो गया। भेड़िए के कुचले हुए सिर से हरे रंग की रोशनी का एक गोला निकला। वह मुट्ठी जितना बड़ा था। फिर वह भेड़िए की लाश के ऊपर मंडराने लगा। हरे प्रकाश के अंदर एक भेड़िए की धुंधली लघु छवि देखी जा सकती थी। शी म्यू के चेहरे पर उत्सुकता की एक झलक दिखाई दी जब उसने उस हल्के गोले को देखा। फिर उसने एक थैला निकाला जो लाल जानवर की खाल से बना था। थैले की सतह पर काले जादू के कुछ अस्पष्ट अक्षर उकेरे गए थे। पवित्र हिम महल ने सभी प्रतिभागियों को इस स्थान पर प्रवेश करने से पहले ये थैले बांट दिए थे। इनका उपयोग जानवरों की आत्माओं को सील करने के लिए किया जाता था। शी म्यू ने अपनी जादुई शक्ति थैले में उड़ेल दी। अचानक सिकुड़ा हुआ थैला थोड़ा चमक उठा और उसमें से एक खिंचाव पैदा हुआ। वाह! हरे प्रकाश वाली गेंद को बैग में खींच लिया गया। शी म्यू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उसने अपना काला ब्लेड निकाला। फिर उसे उठाकर मरे हुए भेड़िए का सींग काट दिया। हरा दानव भेड़िया एक साधारण जानवर था जिसकी ताकत औसत थी, लेकिन उसके सींग को जादुई हथियार बनाने के लिए एक बहुत ही मूल्यवान सामग्री माना जाता था। फिर शी म्यू ने भेड़िए की लाश को पत्थर के पुल से नीचे फेंक दिया क्योंकि खून की तीखी गंध उसके लिए और भी मुसीबतें खड़ी कर सकती थी। इसके बाद वह पुल पार करके उत्तर दिशा में आगे बढ़ता रहा। अध्याय 156 एक टूटी हुई मूर्ति। अनुवादक नोवेल सागा। संपादक नोवेल सागा। नीले वस्त्र पहने लड़की हरी घास के मैदान पर एक चट्टान पर खड़ी थी। उसकी पोशाक हल्की हवा में लहरा रही थी। वह पानी से बनी एक सुंदर अप्सरा जैसी लग रही थी। इस सुदूर और वीरान घाटी में वह एक ऑर्किड के फूल जैसा सुहावना माहौल लिए हुए थी। देवी जैसी लड़की थोड़ी उलझन में लग रही थी, मानो किसी गहरे विचार में खोई हो। वह दूर तक शून्य दृष्टि से देख रही थी। क्या यह वही है? लड़की के गुलाबी होंठ काफी देर बाद आखिरकार हिले और वह खुद से बुदबुदाई। अचानक दूर से एक छाया उभरी और बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ी। नीले वस्त्र पहने लड़की ने सिर हिलाया और अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव छिपाए। फिर वह मुड़ी और पास आती हुई परछाई की ओर देखने लगी। हर गुजरते पल के साथ परछाई बड़ी होती जा रही थी। आखिरकार वह साफ दिखाई देने लगी। वह समुद्री प्रजाति का आधा इंसान और आधा मछली जैसा प्राणी था। उसका शरीर काले कवच से ढका हुआ था। उसकी मछली जैसी पूंछ जमीन पर फुर्ती से झूल रही थी, किसी समुद्री सांप जैसी। वह इतना तेज था कि पलक झपकते ही लड़की के पास पहुंच गया। संती! काले कवच वाले आदमी की आवाज गहरी और कर्कश थी, मानो लकड़ी के दो टुकड़े एक दूसरे से रगड़ खा रहे हों। चलो चलें, लड़की ने हल्के से कहा। फिर वह विशालकाय पत्थर से उछलकर जमीन पर उतरी। उसके बाद वह मुड़ी और उत्तर दिशा की ओर बढ़ गई। बख्तरबंद आदमी जल्दी से उसके पीछे चला गया। एक पहाड़ी इलाके में दो पहाड़ियों के बीच दलदली जमीन थी। वहां खून की बदबू आ रही थी। इतनी बदबू थी कि किसी को भी उल्टी आ जाए। दलदली भूमि में जमीन पर पीली छिपकलियों की 1 दर्जन से ज्यादा लाशें पड़ी थीं। वे अलग अलग आकार की थीं।
ज्यादातर 2 टुकड़ों में कटी हुई थीं। उनके शरीर से खून बह रहा था और दलदली भूमि में खून का एक छोटा सा तालाब बन गया था। इन लाशों के पास एक युवती खड़ी थी। उसका पीला लबादा लोमड़ी के चमड़े का बना था। वह उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। वह कोई और नहीं, राजकुमारी हुओ वू थी। उसने अपने हाथ में पानी की थैली पकड़ी हुई थी और अपनी चांदी की तलवार से खून धोने के लिए धीरे धीरे पानी डाल रही थी, लेकिन उसके कपड़े साफ और बेदाग दिख रहे थे। उसके कपड़ों पर खून का जरा भी निशान नहीं था। तलवार की धार से खून के धब्बे साफ करने के बाद उसने अपने पैर जमीन पर रखे। फिर वह एक पहाड़ी की चोटी पर तैरती हुई पहुंच गई, मानो पीले बादलों का एक समूह हो। उसने कुछ देर सोचा, फिर उसने एक बार फिर अपने पैरों को जमीन पर टिकाया और एक निश्चित दिशा की ओर चल पड़ी। वहां एक छोटी सी उदास घाटी थी। उस घाटी में 5 बर्बर और सैकड़ों रक्त लाल चमगादड़ों के बीच भीषण लड़ाई चल रही थी। ये चमगादड़ अलग अलग आकार के थे, लेकिन उन सभी में कुछ समानताएं थीं। उनके नुकीले पंजे और लंबे सफेद तीखे दांत। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। दूर से ऐसा लग रहा था मानो इन चमगादड़ों ने 5 बर्बरों को खून के कोहरे की तरह घेर लिया हो। और तो और ये चमगादड़ बर्बरों पर बार बार हमला करके उन्हें घायल कर रहे थे। हालांकि 5 बर्बरों में जरा भी डर नहीं था। उन्होंने अपनी पीठें आपस में चिपकाकर एक घेरा बना लिया था। फिर उन्होंने अपने हथियार लहराए जिनसे एक ठंडी रोशनी निकल रही थी। वह ठंडी रोशनी एक विशाल प्रकाश क्षेत्र में विलीन हो गई थी जिसने उन्हें ढक लिया था। जैसे ही कोई चमगादड़ उनके पास आने की कोशिश करता, वह टुकड़ों में कट जाता। 5 बर्बर लोग घाटी के द्वार की ओर बढ़ने लगे, जबकि उन्होंने अपनी युद्ध संरचना को बनाए रखा। 3 बर्बर लोग हल्के लाल रंग के बर्बर वस्त्र पहने हुए थे। उनकी दाहिनी भुजाओं पर एक विशाल अजगर का कुलदेवता बना हुआ था। वे भयंकर सर्प जनजाति के आदिवासी थे। इस छोटे से समूह का नेता एक गंजा आदमी था। उसकी 2 गहरी धंसी हुई आंखें थीं और छोटी छोटी पुतलियां थीं। उसकी आंखों से कभी कभी बर्फ जैसी ठंडी चमक निकलती थी। वह एक होउतियान का सिद्धहस्त योद्धा था। लाल वस्त्र पहने बाकी 2 आदमी होउतियान के उन्नत योद्धा थे। उन सभी में अद्भुत शक्ति थी। उन तीनों के हाथों में एक लंबा हरा कोड़ा था। जैसे ही वे कोड़े मारते, हवा में उसकी परछाई बन जाती और जो भी चमगादड़ उन्हें छूता वह हवा में उड़ जाता। बाकी 2 बर्बर लोग असामान्य रूप से लंबे थे। उनकी त्वचा का रंग गहरा था। उन्होंने अपने शरीर पर एक मुलायम कवच पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह नीले चमड़े का बना हो। इसके अलावा उनके कवच पर एक काले बैल के सिर का निशान था। ये जंगली बैल जनजाति का प्रतीक था। ये 4 शक्तिशाली क्रूर जनजातियों में से एक थी। इसे 8 प्रमुख बर्बर जनजातियों में से एक माना जाता था। ये दोनों बर्बर समान रूप से दुर्जेय थे। उनमें से एक के बाल पूरी तरह से गूंथे हुए थे। वह एक होउतियान का उत्तम चरण योद्धा था। उसके पूरे शरीर से मांसपेशियां उभरी हुई थीं। उसकी मांसपेशियां लोहे की मीनारों जैसी लग रही थीं। दूसरा सावला बर्बर होउतियान राज्य के उन्नत चरण में था। उसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी उसके हाथ में बेहद हल्की और सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने चावल का भूसा पकड़ा हो। लाल चमगादड़ काफी खूंखार थे और उन्हें मौत का जरा भी डर नहीं था। हालांकि वे 5 बर्बर लोगों की एकजुट रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पाए, इसलिए धीरे धीरे उनका गला घोंटकर उन्हें मार डाला गया। चमगादड़ों की अकल्पनीय संख्या कुछ ही सेकंड में नाटकीय रूप से घटकर 100 या उससे भी कम रह गई थी। बर्बर लोग अब तक घाटी के मुहाने के काफी करीब पहुंच चुके थे। ये चमगादड़ उस विशाल द्वार पर पड़ रही धूप से डरे हुए लग रहे थे, इसलिए बाकी रक्त लाल चमगादड़ फड़फड़ाते हुए दूर किसी स्थान की ओर उड़ गए। वे घाटी की ओर वापस उड़ते हुए लाल बादलों के समूह जैसे लग रहे थे। ओह, वे आखिरकार लौट आए। ये चपटे बालों वाला लाल चमगादड़ तो होउतियान के स्तर का भी जानवर नहीं है। इसकी आत्माएं हमारे किसी काम की नहीं होंगी। फिर भी इन चमगादड़ों से निपटना काफी मुश्किल साबित हुआ। एक लोहे की मीनार जैसे हटे कट्टे बर्बर ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। वह जंगली बैल जनजाति के 2 बर्बरों में से एक था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उत्तरी क्षेत्र तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है, इसलिए हमें इसे किसी भी कीमत पर पार करना होगा। बात तो ये है कि भाई मंगकुन की ताकत पहले से ही जियान तियान स्तर के योद्धा के काफी करीब है। ये चमगादड़ तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बस इसे एक अभ्यास के तौर पर लो। भयंकर सांप जनजाति के गंजे आदमी ने अपना हरा चाबुक वापस खींच लिया और मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। लोहे के टॉवर जैसे दिखने वाले उस आदमी के चेहरे पर प्रशंसा के ये शब्द सुनकर एक आत्मसंतुष्टि की चमक आ गई। फिर वह जोर से हंस पड़ा। क्या मैं जान सकता हूँ कि भाई मंग आगे क्या करने का इरादा रखते हैं? गंजे आदमी ने घाटी के बाहर की ओर देखा और सहज स्वर में पूछा। अब हम निषिद्ध क्षेत्र की गहराई की ओर बढ़ेंगे। परिधि में मौजूद ये अशुभ जानवर इतने कमजोर हैं कि उनसे खेलना मुश्किल है। उनकी आत्माओं को इकट्ठा करना व्यर्थ होगा क्योंकि वे निम्न श्रेणी के जानवर हैं। इस साल का इनाम बहुत आकर्षक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जितने ज्यादा जानवरों का शिकार कर सकते हैं करते हैं। मीनार जैसे मजबूत आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। अतीत में योद्धाओं को उनके संबंधित कबीलों द्वारा पोर्टल में प्रवेश के लिए चुना जाता था। वे योद्धा अपने द्वारा शिकार किए गए कुल जानवरों की आत्माओं का 30% अपनी निजी संपत्ति के रूप में रख सकते थे। ये प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद तय किया जाता था। यह नियम योद्धाओं को अधिक से अधिक जानवरों की आत्माओं का शिकार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस बार एक अभूतपूर्व निर्णय लिया गया था और ये प्रतिशत 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। हाँ, लगता है भाई मंगकुन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहता है।
इसलिए मैं भाई मंग से विनती करता हूँ कि अब तक हम तीनों ने जितने भी जानवरों की आत्माएं पकड़ी हैं उनके बदले में वे मेरी मदद करें। गंजे बर्बर ने आंखों में गरिमा भरी नजर से कहा, ओह क्या बात है। मंगकुन ने भयंकर सांप जनजाति के 3 आदमियों की कमर में लटके पशु आत्मा के थैलों को देखा। फिर उसने पूछा, मैं भाई मंग से कहना चाहता हूँ कि वह मेरे लिए किसी को मार डाले। गंजे आदमी ने धीरे से कहा, किसी को मार डालो? वह व्यक्ति किस जनजाति का है? मंगकुन ने पूछा तो उसकी भौहें तन गईं। वह व्यक्ति हमारी जाति का नहीं है। यह वह पुरुष है जो दाक्वी साम्राज्य की राजकुमारी के साथ द्वार में आया है। भाई मंग ने उसे जरूर याद किया होगा, गंजे आदमी ने डूबती आवाज में कहा। मुझे वह व्यक्ति धुंधला धुंधला याद है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपके भयंकर सांप कबीले को किसी भी तरह से नाराज किया हो? मंगकुन ने सोचते हुए सिर हिलाया। इस आदमी ने कुछ महीने पहले हमारे कबीले के युवा सरदार को मार डाला था। पवित्र पर्वत पर उसे मारना उचित नहीं था। अब जब वह यहाँ पहुँच गया है तो हम उसे खत्म करके अपना हिसाब चुकता करना चाहते हैं, गंजे आदमी ने जानलेवा इरादे से कहा। तो बात ऐसी ही है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका ध्यान रखूंगा। मंगकुन ने बिना ज्यादा जानकारी दिए अपनी बात कह दी। जरा रुकिए, सेनापति किंगटोंग, अगर मुझे ठीक से याद है तो उस व्यक्ति की साधना उतनी ऊंची नहीं है। वह तो बस एक होतियान मध्य अवस्था का योद्धा है ना? आप उसे खत्म करने के लिए अपने कबीले के किसी भी योद्धा को भेज सकते हैं। आप हमसे मदद क्यों चाहते हैं? मंगकुन के पास खड़े सांवले बर्बर ने मन में एक विचार आते ही पूछा। उस व्यक्ति ने हमारे यंग मास्टर को मार डाला था। लगता है उसके पास कुछ हुनर है, इसलिए उससे निपटने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। इस तरह हम इस मामले से जुड़े सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, गंजे आदमी ने जवाब दिया। यह अस्पष्ट जवाब सुनकर सांवले रंग का आदमी एक पल के लिए झिझका। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ और पूछना चाहता हो। बहुत अच्छा, वह आदमी कहाँ है? चलो जल्दी करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। मुझे और बाकियों को देर मत करो, हमें अभी भी बहुत सारे जानवरों का शिकार करना है। मंगकुन ने हाथ हिलाकर उस काले आदमी की पूछताछ बीच में ही रोक दी। फिर उसने अधीर होकर कहा, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गंजे आदमी ने कृतज्ञता व्यक्त की। फिर उसने हड्डी से बनी एक गोल डिस्क निकाली। उसकी सतह पर एक अजगर की जीवंत और सजीव छवि उकेरी हुई थी। उस डिस्क के बीच में एक घुमावदार लाल रंग का नुकीला निशान था। वह सांप जैसा दिख रहा था। फिर गंजा आदमी एक मंत्र पढ़ने लगा और सूचक यंत्र धीरे धीरे घूमने लगा। धीरे धीरे स्थिर होकर एक खास दिशा की ओर इशारा करने लगा। वह उत्तर पश्चिम दिशा थी। अच्छा, वह आदमी इसी तरफ है। चलो वहां चलते हैं, गंजे आदमी ने कहा। उसकी आंखों में एक अशुभ चमक तैर रही थी। इसके बाद उन्होंने टीम को निर्धारित दिशा में ले जाना शुरू कर दिया। एक अशुभ जानवर जो आग जैसे लाल जंगली सुअर जैसा दिख रहा था, एक तालाब के किनारे खड़ा था। वह सिर झुकाए पानी पी रहा था। वह जानवर लगभग 30 फुट लंबा और एक सामान्य इंसान जितना ऊंचा था। उसके बड़े बड़े दांत थे और उसका पूरा शरीर शल्कों से ढका हुआ था। इन विशेषताओं के कारण वह एक बेहद खूंखार जानवर जैसा दिखता था। वाह! पास के एक बड़े पेड़ से एक काले तीर की परछाई तेजी से गुजरी और सुअर के सिर में धंस गई। तीर की सिर्फ पूंछ ही बाहर निकली हुई थी। लाल लाल सुअर ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली और उसका विशाल शरीर हवा में उड़ गया। रास्ते में कई बड़े पेड़ों से टकराकर वह उन्हें गिरा दिया। अंततः जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। उसका शरीर कुछ बार ऐंठ गया, फिर पूरी तरह से निश्चल हो गया। अचानक तालाब के किनारे एक पेड़ से एक आदमी नीचे कूद पड़ा। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। वह कोई और नहीं बल्कि शीमू था। वह हाथ में आकाश विभाजक धनुष पकड़े हुए लाल सुअर के पास गया। फिर उसने अपनी कमर से पशु आत्मा की थैली उतारी और उसे सुअर के सिर के पास रखा। फिर उसने अपनी वास्तविक क्यूई को उत्तेजित करके थैली में भर दिया। सुअर के सिर से लाल प्रकाश का एक गोला निकला और थैली में गायब हो गया। शीम्यू ने अब तक अपने थैले में 20 पशु आत्माएं इकट्ठी कर ली थीं। हालांकि उनमें से ज्यादातर या तो होतियान के प्राथमिक चरण के थे या मध्य चरण के अशुभ पशु। उसने बैग कमर पर लटकाया और वहां से जाने को तैयार हुआ। अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसकी भौहें तन गईं। उसने मुड़कर सुअर के सिर से काला तीर निकाला, फिर अपनी तलवार से उसका सिर कुचल दिया। इसके बाद वह तेजी से आगे बढ़ गया। जल्द ही वह 2 ऊंची पर्वत चोटियों के बीच चल रहा था। इन ऊंची चोटियों के बीच एक संकरी घाटी थी। शीम्यू को लगा कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, घाटी धीरे धीरे संकरी होती जा रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं जब उसने सोचना शुरू किया कि क्या ये रास्ता अंततः उसे एक मृत अंत तक ले जाएगा। उसने छिपने का नक्शा निकाला और उसका अध्ययन किया। दुर्भाग्य से ये जगह नक्शे पर चिन्हित नहीं थी। शीम्यू मुड़ा और कुछ देर अपनी अगली योजना पर विचार करता रहा। वह घाटी में काफी अंदर तक पहुंच चुका था। अगर वह वहां से पुराने रास्ते से लौटने की सोचता तो उसे काफी समय बर्बाद होता। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद अंततः उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, घाटी उतनी ही संकरी होती गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरी घाटी एक अंतहीन अंधेरे में डूबी हुई हो। यह अंधेरा घाटी के दोनों ओर खड़ी 2 ऊंची चोटियों की विशाल परछाइयों के कारण था। इसके अलावा घाटी के बीचों बीच अनगिनत पेड़ और घनी वनस्पतियां दिखाई दे रही थीं। मुरझाए पत्तों की एक मोटी परत कपड़े के टुकड़े जैसी पूरी जमीन पर बिछी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो ये पत्ते वहां बहुत समय से पड़े हों। इन पर पैर पड़ते ही इनमें से चीखने जैसी आवाजें निकल रही थीं। ये देखकर शीम्यू की भौहें सिकुड़ गईं।
फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। आधे घंटे बाद आखिरकार वह रुका। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान फैली हुई थी। वह जमीन पर पड़े एक सूखे पेड़ पर खड़ा था। जैसा कि उसने सोचा था, घाटी आगे से बंद थी। आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा घाटी के दोनों ओर खड़ी चट्टानें खड़ी और बेहद ऊंची थीं। इसलिए यह अनुमान लगाना भी मुश्किल था कि ऊपर चढ़ने में कितना समय लगेगा। इसके अलावा ये भी अनिश्चित था कि अगर शी म्यू रैंकर ऊपर चढ़ने लगे तो उसे कोई रास्ता मिल पाएगा या नहीं। शी म्यू ने आह भरी और पुराने रास्ते से ही लौटने का फैसला किया। अचानक उसे पास की झाड़ियों में छिपी एक काली वस्तु की एक झलक दिखाई दी। वह चिकनी और गोल दिख रही थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि वह चीज क्या थी। शी म्यू की भौहें तन गईं। वह झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए उस दिशा में चल पड़ा। वह उस वस्तु को साफ देखकर चौंक गया। वह काली वस्तु लगभग 1 फुट की थी। वह काफी पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूर्ति का गिरा हुआ हिस्सा हो। शी म्यू के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से उसने केवल एक उजाड़ आदिम दुनिया ही देखी थी, लेकिन यह मूर्ति मानव निर्मित लग रही थी। अध्याय 157 रहस्यमय पत्थर। अनुवादक नोवेल सागा संपादक नोवेल सागा। क्या ये संभव है कि यह चीज बर्बर लोगों के पूर्वजों की हो? शी म्यू ने मूर्ति के काले टुकड़े को देखते हुए खुद से पूछा। फिर उसने आसपास के जंगल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक विचारमग्न भाव चमक उठा। वह बाईं ओर आगे बढ़ा। उसने झाड़ियों, कांटों और घनी घास के बीच से रास्ता बनाया। जल्द ही वह मूर्ति के एक बड़े टुकड़े के सामने पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह मूर्ति का ऊपरी हिस्सा हो। ये घनी झाड़ियों के बीच जमीन पर तिरछा पड़ा था। शी म्यू को ये अंक किसी जानवर या पक्षी के नहीं लगे, बल्कि ये किसी अजीबोगरीब राक्षस की मूर्ति लग रही थी। वो आधा इंसान और आधा जानवर था। उसके सिर के ऊपर 2 लंबे कान थे। उसके मुंह से नुकीले दांत निकले हुए थे। दरअसल ये आकृतियां किसी वेयरवुल्फ की छवि को दर्शाती थीं। शी म्यू की भौहें सिकुड़ गईं। मूर्ति का रूप टोटेम योद्धाओं के विचित्र और विकृत रूप जैसा लग रहा था जब वे अपने टोटेम के प्रभाव में होते थे। यह मूर्ति किसी बर्बर पूर्वज द्वारा बनाई गई प्रतीत हो रही थी। शी म्यू ने जंगल की ओर देखा। उसने पाया कि मूर्ति के कई टूटे हुए हिस्से वहां बिखरे पड़े थे। इसके अलावा आगे और भी हिस्से पड़े हुए लग रहे थे। शी म्यू हैरान रह गया। वह उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह जंगल में अंदर गया, उसकी आंखों के सामने पत्थरों के और भी टुकड़े दिखाई देने लगे। वे जमीन पर बेतरतीब ढंग से बिखरे पड़े थे। वे टुकड़े उसी मूर्ति के दूसरे हिस्से लग रहे थे। उनके साथ जमीन पर कई पत्थर के स्तंभ और जर्जर दीवारें भी पड़ी दिखाई दे रही थीं। शी म्यू दंग रह गया। आखिरकार उसने अपनी गति तेज कर दी। जैसे जैसे वह जंगल में अंदर की ओर बढ़ता गया, आसपास के पेड़ कम होते गए। जल्द ही उसने खुद को जंगल से बाहर निकलते पाया, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर वह दंग रह गया। जंगल के बीचों बीच एक विशाल खुला मैदान उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। उस खाली जगह के बीचों बीच एक जीर्ण शीर्ण विशालकाय इमारत दिखाई दे रही थी। ये पहाड़ की दीवार से सटी हुई बनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी प्राचीन बर्बर संस्कृति या काल का अवशेष हो जो समय के साथ पीछे छूट गया हो। शी म्यू उस टूटी हुई इमारत के पास गया। उसे खंडहरों में कुछ छोटी वेदियां, मंदिर और दूसरी चीजें मिलीं। अवशेषों के बीच में एक गुंबददार पत्थर की इमारत थी। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित लग रही थी। इस इमारत का आधे से ज्यादा हिस्सा ढह चुका था, लेकिन फिर भी यह आसपास की इमारतों से बेहतर स्थिति में थी जो पूरी तरह ढहकर खंडहर में तब्दील हो चुकी थीं। गुंबद के चारों ओर ये टूटी फूटी इमारतें चांद के चारों ओर इकट्ठे हुए अनगिनत तारों जैसी लग रही थीं। शी म्यू ने अपनी नजर खंडहरों पर घुमाई और अंततः उसकी नजर गुंबद पर पड़ी। उसने देखा कि आधी से ज्यादा इमारत धूल में मिल चुकी थी। फिर भी उसके अंदर 100 फीट ऊंची मूर्ति खड़ी थी। शी म्यू की आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि यह मूर्ति उन टूटे हुए हिस्सों से थोड़ी मिलती जुलती थी जो उसने पहले देखे थे। दोनों ही आधे इंसान और आधे जानवर जैसे लग रहे थे। इस मूर्ति का चेहरा किसी इंसान के चेहरे से थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, लेकिन इसके चेहरे के भाव क्रूर और विकृत थे। इसकी 2 चमकदार आंखें थीं और इसके विशाल खुले मुंह से एक भयंकर हिरण का दांत निकला हुआ था। इसके सिर के ऊपर 2 लंबे और घुमावदार सींग थे, बकरी के सींग जैसे। यहाँ तक कि इसके कान भी बकरी के कानों जैसे ही थे। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा नंगा था, लेकिन ये शक्तिशाली और उभरी हुई मांसपेशियों से लदा हुआ था। इसके हाथ बिल्कुल इंसानी हाथों जैसे थे, लेकिन इसके पैर बकरी के खुरों से कुछ कुछ मिलते जुलते थे। मूर्ति की एक भुजा ऊंची उठी हुई थी, दूसरी भुजा उसके शरीर के साथ लटकी हुई थी। उसके उठे हुए हाथ में एक बांसुरी जैसी चीज थी, लेकिन उसमें केवल 3 छेद थे। ये बताना मुश्किल था कि वह चीज क्या थी। हालांकि शी म्यू को मूर्ति की पूर्णता देखकर आश्चर्य हुआ। यह अत्यंत अच्छी तरह से संरक्षित थी और इसके आसपास के जीर्ण शीर्ण अवशेषों से बिल्कुल अलग थी। शी म्यू ने मूर्ति को ऊपर से नीचे तक कई बार गौर से देखा। उसके बाद उसने एक बार फिर मूर्ति के चेहरे को देखा। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा। अचानक एक भयानक आभा ने उस पर हमला कर दिया। यह आभा इतनी गहरी और प्रभावशाली थी कि शी म्यू को इसके दबाव में सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से मूर्ति से नजरें हटा लीं। फिर उसका शरीर धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। शी म्यू के दिल में एक जबरदस्त डर था, लेकिन साथ ही उसके दिल में खुशी की एक झलक भी उमड़ रही थी। ऐसा लगता था कि इस मूर्ति में मन को नियंत्रित करने की क्षमता थी। यह अवशेष कोई मामूली बात नहीं थी। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। दरअसल उस जमाने के बर्बर लोगों के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व था।
शी म्यू ने फिर मूर्ति की तरफ नहीं देखा। इसके बजाय वह खंडहरों में घुस गया और अपने आसपास बिखरी चीजों को खंगालने लगा। जल्द ही उसने पूरी जगह की खोजबीन पूरी कर ली, लेकिन अवशेषों में उसे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिला। उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। वहां जो कुछ भी मिला वह या तो कुचले हुए पत्थरों और इमारतों का मलबा था या सड़ी हुई लकड़ियां। आसपास एक भी कीमती चीज नहीं थी। शी म्यू अपनी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने फिर से खोजबीन शुरू की, लेकिन नतीजा वही रहा। उसके चेहरे के भाव कई बार बदले। अंततः उसके मुंह पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि वह बहुत अधिक लालची हो गया है। वह मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंख के कोने से एक हल्की सी लाल चमक दिखाई दी। ये लाल चमक मूर्ति के शरीर से सटे उसके हाथ से निकल रही थी। शी म्यू उस दिशा में आगे बढ़ा और पाया कि मूर्ति के हाथ में जो हल्की सी लाल रोशनी थी वह एक आग जैसे लाल पत्थर से आ रही थी। वह मुट्ठी जितना बड़ा था। अगर शी म्यू ज्यादा ध्यान न देते तो उसे ढूंढ पाना मुश्किल होता। अचानक शी म्यू के मन में एक अजीब सा विचार आया। उसने दांत भींचे और पत्थर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने पत्थर उठाया और सड़क की ओर दौड़ने लगा। वह बेतहाशा दौड़ता रहा जब तक कि वह खंडहर से कई फीट पीछे नहीं छूट गया। आखिरकार वह रुक गया और राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि उसके पीछे कुछ भी अजीब नहीं है। फिर उसने पत्थर को अपनी आंखों के सामने रखा और ध्यान से उसे नापा। पत्थर की सतह पर बारीक लाल रेखाओं की बनावट थी। वे नसों जैसी लग रही थीं। नसों जैसी लाल रेखाएं टिमटिमा रही थीं, मानो पत्थर जिंदा हो। छूने पर वह गर्म लग रहा था। वह अजीब सा लग रहा था। कोई भी एक नज़र में बता सकता था कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। शी म्यू ने पत्थर को कई बार नापा, लेकिन उसे उसमें कुछ खास नहीं मिला। इसलिए उसने पत्थर को संभालकर अपने पास रख लिया। उसने सोचा कि अब उसे वहां और नहीं रुकना चाहिए, इसलिए उसने अपने कदम तेज कर दिए और उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया जहां से वह आया था। इसी बीच 5 बर्बर लोगों का एक समूह घाटी के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। यह वही घाटी थी जहां से शी म्यू ने प्रवेश करने का चुनाव किया था। ये लोग भयंकर सर्प जनजाति और जंगली बैल जनजाति के कुलदेवता योद्धा थे। भयंकर सर्प जाति के गंजे बर्बर ने हड्डी का टुकड़ा हाथ में लिया और उसे देखा। उसकी सतह पर सांप के आकार का सूचक घाटी की गहराई की ओर इशारा कर रहा था। लगता है वो अंदर ही है। गंजे आदमी ने आंखें बंद कर ली और एक पल के लिए सोचने लगा। फिर उसने आंखें खोलीं और बोला, इस इलाके को देखो, ये जगह तो नक्शे पर भी नहीं दिख रही। ये तो कोई बंद गली है। हे, अब उसे पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। इससे हमारा बहुत समय भी बचेगा। कोई रास्ता नहीं है कि हम उसे इस घाटी से बाहर निकलने दें। भयंकर सांप जनजाति के एक दुबले पतले आदमी ने जानवरों की खाल का एक नक्शा निकाला और उसे देखते ही कुछ खोखली हंसी निकाली। तो फिर इंतजार किस बात का, चलो आगे बढ़ते हैं, मंगकुन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर असंतोष के भाव थे। जरा रुको, जंगली बैल जनजाति के काले आदमी ने पुकारा। वह कुछ कदम भागता हुआ पास के एक तालाब के किनारे पहुंचा। जमीन पर एक विशाल लाल जंगली सुअर की लाश पड़ी थी। उसके सिर पर एक गहरा निशान था, मानो किसी धारदार हथियार से उसे कुचल दिया गया हो। सुअर का सिर लगभग 2 टुकड़ों में बटा हुआ लग रहा था। लाल ज्वाला योद्धा सुअर। उस आदमी ने सुअर का नाम अचानक लिया। वह बुरी तरह चौंक गया। बाकी बर्बर लोग आगे बढ़े और सुअर की लाश देखी। उनका रंग भी बदल गया। इस योद्धा सुअर का आकार तो देखो। ये सुअर हो तियान राज्य के उन्नत स्तर का प्रतीत होता है। लगता है इसे एक ही झटके में मार दिया गया होगा। गंजे आदमी का चेहरा गरिमा में हो गया। वह आदमी शी म्यू वाकई बहुत ताकतवर है। हम उससे निपटते समय लापरवाही नहीं बरत सकते। उसने तो बस एक लाल ज्वाला योद्धा सुअर को मारा है। बिना किसी बात के इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से उसे मार डालते हैं। मैंने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है, मंगकुन ने घुरघुराते हुए कहा। फिर वह मुड़ा और घाटी की ओर चल पड़ा। काले रंग का बर्बर व्यक्ति हिचकिचाया, लेकिन फिर भी वह उसके पीछे चला गया। गंजे आदमी की आंखों में शक की लकीरें उभर आईं जब उसने एक बार फिर सुअर की लाश को देखा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सिर हिलाकर इस बात को कुछ देर के लिए अपने दिमाग से निकाल देने की कोशिश की। फिर वह अपने साथी आदिवासियों के साथ घाटी की ओर चल पड़ा। घाटी की गहराई में शी म्यू हल्के कदमों से घाटी से बाहर की ओर भागा। घनी झाड़ियों के झुरमुट से गुजरते हुए अचानक उसका शरीर वहीं जम गया। उसने चेहरे पर गरिमा में भाव लिए आगे देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी सुनहरी चमक उठी। अगले ही पल उसका रंग रूप बदल गया। उसका शरीर चमक उठा और वह झट से एक विशाल पुराने पेड़ के पीछे छिप गया। फिर वह पेड़ पर चढ़ने लगा, किसी फुर्तीले बंदर की तरह। पेड़ पर आधी चढ़ाई चढ़ने के बाद वह रुक गया। फिर उसने दूर तक आगे देखा। घाटी में विशाल और घने पेड़ों की अनगिनत परछाइयां थीं, लेकिन वे शी म्यू की नजरों को नहीं रोक पा रही थीं। वह जहां खड़ा था वहां से कई 100 फीट की दूरी पर 5 बर्बर लोगों को साफ देख सकता था। वे प्रवेश द्वार से तेजी से घाटी की ओर बढ़ रहे थे। इन बर्बर लोगों के चेहरों पर एक वीरान और खतरनाक भाव था। वे सतर्कता से इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ ढूंढ रहे हों। भयंकर सांप जनजाति, शी म्यू ने बुदबुदाया जब उसकी नजर सांप के कुलदेवता पर पड़ी जो तीनों पुरुषों की दाहिनी भुजाओं पर उकेरा गया था। शी म्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भयंकर सांप जनजाति के सरदार की ठंडी और क्रूर आंखों को याद किया। शी म्यू ने इस निषिद्ध भूमि में कदम रखने से पहले ही वे क्रूर आंखें देखी थीं। उसने अपनी आंखें खोलीं, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक छा गई। कुछ देर सोचने के बाद शी म्यू पेड़ से नीचे कूद गया।
फिर उसने आकाशभेदी धनुष निकाला और घनी झाड़ियों के पीछे छिप गया। भयंकर सर्प जाति के 3 बर्बर आगे बढ़ रहे थे। अचानक गंजा आदमी रुक गया। उसने हाथ उठाकर दूसरों को रुकने का इशारा किया। फिर उसने अपना सिर झुकाया और कोई आवाज सुनने की कोशिश की। क्या बात है? मंकुन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। गंजे आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ देर तक सुनता रहा। उसके चेहरे पर शक की एक झलक दिखाई दी। कुछ देर पहले उसे एक अजीब सी आवाज हल्की सी सुनाई दी थी, लेकिन वह क्षणिक थी, इसलिए वह उसे सुन नहीं पाया। उसे शक होने लगा कि कहीं उसने उसे गलत तो नहीं सुन लिया। अफसोस, हाथ में जो गोल डिस्क थी उससे सिर्फ दिशा का अंदाजा ही लगाया जा सकता था। छोटी दूरी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ये डिस्क उन्हें उनके कबीले के पुजारी ने दी थी। सबको सावधान रहना चाहिए। मुझे डर है कि सामने वाले को हमारी भनक लग गई है। गंजे आदमी ने मन ही मन आह भरी। फिर उसने कहा, जप। अचानक जंगल से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी और एक काली परछाई उनकी आंखों के सामने से गुजर गई। वहां, उसका पीछा करो। गंजे आदमी की आंखें जम गईं। उसका दिल खुशी से उमड़ पड़ा। उसका शरीर चमक उठा और वह आगे की ओर झपटा। फिर वह उस दिशा में दौड़ा जहां परछाई गायब हो गई थी। दूसरे बर्बर लोगों ने भी जंगल में किसी व्यक्ति की परछाई देखी थी, इसलिए वे भी उसी दिशा में दौड़ पड़े। 5 आदमी बहुत तेज थे। उनकी आकृतियां कई बार चमकी। फिर वे उस जगह पहुंच गए जहां परछाई गायब हो गई थी, लेकिन वह जगह पूरी तरह खाली थी। किसी भी व्यक्ति का कोई नामोनिशान नहीं था। ऊपर, गंजे आदमी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक उसकी नजर पेड़ के ऊपर छिपी एक परछाई पर पड़ी। फिर वह जोर से चिल्लाया। उसने अपनी बांह घुमाई और उसके हाथ में पकड़ा हरा कोड़ा जहरीले सांप की तरह उछल पड़ा। फिर कोड़ा कई कोड़ों जैसी परछाइयों में बदल गया और ये परछाइयां पेड़ की चोटी की ओर तेजी से बढ़ने लगीं। गंजे आदमी की बात सुनते ही अन्य 4 लोगों ने भी हमला बोल दिया। अचानक हुए विभिन्न हमलों से पेड़ की शाखाएं और पत्तियां हिल गईं। इससे छिपी हुई काली परछाई दिखाई दी। हालांकि वह चीज उस व्यक्ति की परछाई नहीं थी, बल्कि वह एक लबादा था जो भूरे भेड़िए की खाल से बना था। गंजा आदमी और बाकी लोग चौंक गए। मंकुन ने ठंडी सांस ली। अगले ही पल उसकी विशाल कुल्हाड़ी बिजली की तरह आसमान में ऊंची उठी। उसने चमड़े के लबादे को कई टुकड़ों में चीर डाला। कपड़े के टुकड़ों ने एक पल के लिए आसमान को भर दिया। अचानक घूमते हुए टुकड़ों से एक धीमी सी धमाक की आवाज गूंजी। फिर आसमान से एक अनजान सा सफेद पाउडर छिटककर 5 बर्बरों पर छा गया। 5 बर्बर लोग हवा में घूम रहे टुकड़ों को घूर रहे थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनकी आंखों में सफेद पाउडर घुस गया। उनकी आंखों में तेज दर्द का दौरा पड़ा और आखिरकार वे दयनीय चीखें निकालने लगे। फुसफुस, एक तीखी सीटी की आवाज सुनाई दी। तीरों से सावधान रहो। गंजे आदमी की आंखें अभी भी तेज दर्द के कारण बंद थीं, लेकिन फिर भी उसने अपने तेज कानों से उस तीखी आवाज को सुन लिया। उसका शरीर एक तरफ हट गया और उसने हमले से खुद को बचा लिया। उसने साथ ही जोर से चिल्लाकर दूसरे आदमियों को सचेत किया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, 2-3 और तीखी आवाजें सुनाई दीं। कुछ दयनीय चीखें सुनाई दीं। गंजे आदमी के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि तीर किसे लगे हैं। वह जमीन पर गिर पड़ा और एक तरफ लुढ़क गया। टकराना। ऐसा प्रतीत होता था कि पेड़ पर लटकाया गया भेड़िए की खाल का लबादा एक छल था। गंजा आदमी जमीन पर लुढ़क गया और खतरे के क्षेत्र से कई फीट दूर चला गया। उसकी आंखों में अभी भी एक चुभता हुआ दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वह अपेक्षाकृत कम हो गया था, इसलिए उसने किसी तरह अपनी आंखें खोलीं। अचानक एक लाल ब्लेड की रोशनी चमकी और पास की झाड़ियों में कुछ काट डाला। एक और खौफनाक चीख सुनाई दी। उसके बाद एक धीमी सी धमाकेदार आवाज आई, मानो कोई लाश जमीन पर गिर पड़ी हो। अध्याय 158, रक्त कोहरा। अनुवादक, नोवेल सागा। संपादक, नोवेल सागा। गंजे आदमी का रंग बदल गया। उसे यकीन था कि जो चीख उसने अभी सुनी थी वह भयंकर सर्प जनजाति के दुबले पतले आदमी की थी। उसका दिल कांप उठा। उसने अपनी कमर को छुआ और एक सफेद रोशनी निकली, मानो धनुष से निकला तीर, लाल ब्लेड लाइट की दिशा में। ये हड्डी से बना एक बूमरैंग था। ये सफेद रोशनी में लिपटा हुआ था। अरे! एक घुटी हुई आवाज गूंजी। बूमरैंग एक पेड़ के तने से टकराया था। जाहिर है कि उसका निशाना नहीं लगा था। अचानक गंजे आदमी की आकृति कई बार चमकी और पेड़ के तने के सामने प्रकट हुई, लेकिन हमलावर की परछाई वहां नहीं थी। दुबला पतला जंगली आदमी जमीन पर पड़ा था। उसकी छाती पर एक जख्म था, इतना बड़ा कि उसका शरीर लगभग 2 टुकड़ों में बंट गया था। उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। विशाल वृक्ष के नीचे जमीन पर 2 निश्चल लोगों की परछाइयां पड़ी थीं। गंजे आदमी ने दांत भींचे और बड़बड़ाया। वह बेहद गुस्से और नाराजगी से भरा हुआ लग रहा था। अचानक हथियारों की टक्कर की तेज आवाज सुनाई दी। इसके अलावा जंगल में दूर से मंकुन की क्रोधित दहाड़ें गूंज उठीं। गंजा आदमी आवाज की दिशा में दौड़ा और आखिरकार जंगल में उस जगह पहुंच गया। उसने देखा कि मंकुन एक आदमी से लड़ने में व्यस्त था। बड़ी बड़ी आंखें, मोटी मोटी भौहें और दृढ़ चेहरे वाला यह आदमी कोई और नहीं बल्कि शीम्यू था। मंकुन की आंखें बंद थीं। उसकी आंखों के बाहरी कोनों पर किसी सफेद पाउडर जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कर ही नहीं पा रहा था। हालांकि उसका शरीर अब दुगुना हो गया था। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां फूल गई थीं। उसकी उभरी हुई भुजाओं का रंग गहरा हरा हो गया था। उसके सिर पर 2 घुमावदार और नुकीले गाय के सींग उगाए थे। उसके हाथ में काली कुल्हाड़ी पागलों की तरह लहरा रही थी और एक गहन प्रतिबिंब बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई तूफान उसके पूरे शरीर की रक्षा कर रहा हो। शीम्यू के हाथ में लंबा ब्लेड लाल लपटों में लिपटा हुआ था।
अचानक लपटें पतली लेकिन घनी ब्लेड छाया में बदल गईं। शी म्यू ने मंगकुन पर हिंसक हमला किया। वह अपने शरीर के पीछे हो रही हलचल की आवाज साफ सुन सकता था, लेकिन ये देखने का समय नहीं था कि कौन आ रहा है। ये दृश्य देखकर गंजे आदमी के चेहरे पर भयंकर रंग उभर आए। राजकुमारी हो वू, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आइए, इस आदमी को मारने में मेरी मदद कीजिए। शी म्यू की आंखों में चमक आ गई जब उसने उस गंजे आदमी पर एक नजर डाली। अचानक वह जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज खुशी से भरी थी। ये सुनकर गंजा आदमी शून्य भाव से देखता रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। अचानक जैसे ही उसे कुछ समझ आया, उसका चेहरा बदल गया। मंगकुन उसी समय गुस्से से जोर से चिल्लाया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी पर काली रोशनी की एक परत उभर आई। उसने अपनी बाहें हिलाईं और लगातार वार करने लगा। उसका हर वार बिजली की तरह तेज था। काली कुल्हाड़ी की 7-8 परछाइयां निकलीं और अलग अलग दिशाओं में उड़ गईं। उनमें से आधी शी म्यू की ओर गईं और आधी उसके शरीर के पीछे से गुजर गईं। भाई मंगकुन, ये मैं हूँ, और वो नहीं जिसे तुम समझ रहे हो। गंजा आदमी परछाइयों से बचने के लिए पीछे हट गया। उसकी चीख आश्चर्य और गुस्से से भरी थी। गंजे आदमी की बातें सुनकर मंगकुन के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। नतीजतन उसके हाथ सुस्त पड़ गए। एक हल्की सी पॉप की आवाज गूंजी। काले ब्लेड का एक टुकड़ा मंगकुन की छाती को चीरता हुआ निकल गया और उसके घाव से खून बहने लगा। शी म्यू ने अपने प्रतिद्वंदी के ध्यान भटकाने के मौके का फायदा उठाया। वह राक्षस को धोखा देते हुए उसके करीब आ गया था ताकि उस पर जानलेवा हमला कर सके। मंगकुन का शरीर अकड़ गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। अचानक काले ब्लेड के चारों ओर लाल ब्लेड प्रकाश की एक परत प्रकट हुई और एक रेखा खींची। लाल ब्लेड की रोशनी चमकी और मंगकुन के शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। खून की बौछारें पड़ीं। फिर उसका विशाल शरीर कुछ देर तक डगमगाया और जमीन पर गिर पड़ा। शी म्यू का चेहरा शांत था। उसने अपनी काली तलवार से खून पोंछने के लिए हाथ घुमाया। फिर उसने आखिरी दुश्मन की तरफ बर्फ जैसी ठंडी नजर से देखा। गंजे आदमी का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में सदमे के निशान उभर आए। वह खुद को रोक नहीं सका और कुछ कदम पीछे हट गया। महाराज, आपने अपने कबीले के पुजारी से जरूर आदेश लिया होगा। क्या आप अपने युवा गुरु का बदला लेने आए हैं? शी म्यू गंजे बर्बर की ओर बढ़े और धीमी आवाज में पूछा। ये सुनते ही गंजे आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। वह एक कदम और पीछे हट गया। अगर ऐसी बात है तो जाओ और अपने युवा मास्टर से मिलो। शी म्यू की आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा। उसकी आकृति चमक उठी और पलक झपकते ही गंजे बर्बर के सामने प्रकट हो गई। उसके हाथ में पकड़े काले ब्लेड से लाल रोशनी चमक उठी और लाल ब्लेड प्रकाश की 13 परतें निकलीं। गंजे बर्बर को ऐसा लगा जैसे शी म्यू की दुर्जेय और प्रभावशाली आभा उसे दबा रही हो। तलवार के उस तक पहुंचने से पहले ही उसके शरीर ने धीमी गति से प्रतिक्रिया दी। तभी उसके हाथ में चाबुक एक तेज चीख के साथ चमक उठा। चाबुक की एक धुंधली परछाई चमकी और फिर पूरे चाबुक को ढक लिया। हरी और लाल बत्तियों के टकराने से एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। शी म्यू के हमले का जबरदस्त विरोध किया गया था। शी म्यू की पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर उसने अपने हाथ में असली क्यूई को उभारा और एक और वार किया। अचानक 13 ब्लेड लाइटें इस बार ब्लेड छाया की 10 फुट लंबी लौ में बदल गईं। फिर उसने गंजे बर्बर को काट डाला। ब्लेड की रोशनी आने से पहले ही एक जलती हुई गर्म ब्लेड हवा ने गंजे आदमी के चेहरे पर प्रहार किया। गंजा बर्बर चौंका। अचानक उसके हाथ में चाबुक पर हरे रंग की रोशनी की एक परत उभरी। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, चाबुक की कई मोटी परछाइयां उभर आईं। वह ब्लेड लाइट की लौ की ओर आगे बढ़ी। उसके दाहिने हाथ पर लाल रंग का अजगर टोटेम उसी समय टिमटिमा उठा और उसके शरीर पर लाल रंग के पतले शल्क उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी टोटेम शक्ति को सक्रिय कर लिया हो। लेकिन इससे पहले कि वह सक्रियण पूरा कर पाता, उसने शी म्यू पर एक नजर डाली। शी म्यू के एक हाथ में ब्लेड था और अचानक उसके दूसरे हाथ में आधा फुट लंबा एक काला बेलन प्रकट हुआ। शी म्यू ने उसे गंजे आदमी की ओर निशाना बनाया। गंजे आदमी की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। शी म्यू ने काले बेलन को हिलाया और काले बाल का एक टुकड़ा बाहर निकला। फिर सीटी की एक तेज आवाज उठी। ये किसी राक्षस की चीख जैसी लग रही थी। फिर वह गंजे आदमी की छाती की ओर एक जबरदस्त शक्ति के साथ फेंका गया। दूरी इतनी कम थी कि इस हमले से बचना असंभव था। एक तेज आवाज गूंजी। काले बालों की परछाइयां बिना किसी कठिनाई के गंजे आदमी के शरीर पर लाल रंग के तराजू के माध्यम से घुस गईं। गंजे आदमी के शरीर पर इतनी जोर से प्रहार किया गया कि वह उल्टा उड़ गया और कई फीट दूर जाकर गिरा। उसकी छाती पर अनगिनत छोटे छोटे छेद हो गए और उसका धड़ मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखने लगा। कुछ ही पल बाद उन छेदों से खून बहने लगा। गंजे आदमी का शरीर ऐंठ गया और वह शी म्यू को बेहद कड़वाहट से घूरने लगा। उसकी पुतलियों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। अंततः वह निश्चल हो गया। शी म्यू ने आह भरी। वह थका हुआ लग रहा था। उसने अभी अभी 5 उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वियों का सामना किया था। अगर उसने कुछ खास तरकीबें न अपनाई होती तो वह इन प्रतिद्वंद्वियों पर विजय नहीं पा सकता था। उसे अपने विरोधियों के बहुत ज्यादा ताकतवर होने की थोड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब वह जियान तियान राज्य के एक बहुसिर वाले अशुभ अजगर से निपटना नहीं चाहता था। हमलों की इस श्रृंखला ने उसकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। उसका मन उसकी क्यूई को सहारा नहीं दे पा रहा था। हालांकि उसकी असली क्यूई ज्यादा खर्च नहीं हुई थी। वह खड़ा हुआ और धीरे धीरे सांस लेने लगा। काफी देर बाद उसके चेहरे की थकान धीरे धीरे कम होने लगी और उसका चेहरा अपनी सामान्य शांति वापस पाने लगा। उसने जल्दी से 5 बर्बर लोगों की लाशों से आत्मा की थैलियां एकत्र कीं।
5 पशु आत्मा थैलों में कई पशु आत्माएं भरी हुई थीं। हालांकि उसके पास उस निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए केवल एक दिन था, जो शक्तिशाली पशु आत्माओं का निवास स्थान था। शी म्यू के पास समय कम पड़ रहा था। उसने जल्दी से जानवरों की आत्माएं अपने थैले में डाल लीं। फिर उसने अपनी नजर युद्ध की लूट की ओर घुमाई। वहां 5 हथियार थे, जिनमें गंजे बर्बर का लंबा हरा कोड़ा और विशालकाय आदमी की काली कुल्हाड़ी शामिल थी। काली कुल्हाड़ी की सतह पर कई जादुई अक्षर अंकित थे। यह एक जादुई हथियार लग रहा था। 3 अन्य साधारण हथियार भी थे। हथियारों के अलावा शी म्यू को सोने की पत्तियों का एक मोटा ढेर भी मिला। इसके अलावा उसे गंजे आदमी के शरीर से जानवरों की खाल से बने 2 जादुई ताबीज भी मिले। दोनों जादुई तावीजों पर एक ही तरह के चुड़ैल के चरित्र उकेरे गए थे। वे एक ही तरह के जादुई तावीज लग रहे थे। दोनों से तीव्र जादुई शक्ति निकल रही थी। उनकी शक्ति काफी प्रबल लग रही थी। अफसोस की बात थी कि गंजे बर्बर को शी म्यू को मारने के लिए उनका इस्तेमाल करने का समय नहीं मिला। शी म्यू ने दोनों जादुई ताबीज अपने पास रख लिए। वह सोचने लगा कि वह उनका इस्तेमाल कैसे और कब कर सकता है। उसने सारे सोने के पत्ते भी इकट्ठा कर लिए। हालांकि 5 हथियारों में से उसने सिर्फ हरे रंग का कोड़ा उठाया, क्योंकि उसे ले जाना आसान था। बाकी हथियार उसने फेंक दिए। शी म्यू ने थोड़ी देर आराम किया और फिर घाटी की ओर चल पड़ा। कई घंटे बीत गए। शी म्यू एक उदास जंगल में एक विशाल पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। जैसे ही उसने दूर तक देखना शुरू किया, उसकी पुतलियां सुनहरी हो गईं। थोड़ी देर बाद वह बड़े पेड़ से नीचे उतरा और तेज कदमों से उत्तर की ओर चलने लगा। उसे अभी भी मध्य क्षेत्र से दूर ही लग रहा था, लेकिन यह एक दिन से भी कम की यात्रा थी। मध्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही उसे जियान तियान राज्य का एक बहुसिर वाला अशुभ अजगर मिला। यह विचार मन में आते ही शी म्यू ने गहरी सांस ली। वह व्याकुल और चिंतित महसूस करने लगा। अचानक वह चौंक गया, क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह वहीं रुक गया। शी म्यू को एहसास हुआ कि उसे अपने आसपास का कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि सब कुछ हल्के लाल कोहरे की एक परत में लिपटा हुआ था। इसके अलावा ये भी साफ था कि हर पल कोहरा घना होता जा रहा था। शी म्यू हैरान रह गया। उसने अपना सिर उठाया और पेड़ों के बीच से आसमान की तरफ देखा। उसने देखा कि आसमान खून जैसा लाल हो गया था। उसने अपनी भौहें से कोड़ लीं। उसने अतीत में इकट्ठा की गई जानकारी से इस लाल धुंध को तुरंत पहचान लिया। ग्रीनटूथ जनजाति के पुजारी यान ने इस यात्रा पर निकलने से पहले निषिद्ध क्षेत्र के कुछ खतरों के बारे में बताया था। इस तरह का अचानक लाल कोहरा उन खतरों में से एक था। इस अशुभ जानवरों की धरती पर कोई भी व्यक्ति जियान तियान योद्धा के बिना जीवित नहीं रह सकता, चाहे वह टोटेम योद्धा हो या न हो। ये रक्त कोहरा किसी की स्वाभाविक प्रवृत्ति को नष्ट कर सकता है और उसे एक हिंसक हत्यारे में बदल सकता है। इसके अलावा खून का कोहरा 5 किलोमीटर तक की दूरी तक फैल सकता था और व्यक्ति तभी होश में आ सकता था जब वह उस क्षेत्र से बाहर निकल चुका हो। शी म्यू के मन में कई विचार आने लगे। उसने बिना सोचे समझे अपने लबादे से एक जानवर की खाल से बना जादुई ताबीज निकाला। फिर उसे हल्के से थपथपाया और ताबीज हरी रोशनियों के समूह में बदल गया। तभी शी म्यू का पैर जमीन पर पड़ा और उसका पूरा शरीर सूखे पत्ते जैसा हल्का हो गया। इसके बाद वह खून के कोहरे में तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि समय बीतने के साथ उसके आसपास का खून का कोहरा थोड़ा भी कम नहीं हुआ। शी म्यू ने अपनी सांस रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन खून का कोहरा उसके अंदर समा गया। उसका मन खुद को रोक नहीं पाया, बल्कि और भी ज्यादा बेचैन हो गया। उसके दिल में खून की प्यास बढ़ने लगी। अचानक शी म्यू सदमे से अभिभूत हो गया और अपना संयम खो बैठा। वह खुद को रोक नहीं सका, बल्कि अपने दिल में बेहद बेचैनी महसूस करने लगा। अचानक वह चमकदार और पारदर्शी मनका, जिसे वह हमेशा अपनी छाती में छिपा कर रखता था, हिलने लगा। तभी एक ठंडी परत उसके शरीर में गहराई तक उतर गई और उसके अंदर तक पहुंचने लगी। इससे उसका मूड ठीक हो गया। उसकी आंखों में जो लालिमा छा गई थी, वह धीरे धीरे कम हो गई। लेकिन शी म्यू को खुश होने का मौका ही नहीं मिला। उसकी आंख के कोने में एक परछाई चमकी और उसका बायां हाथ सफेद, चमकदार और पारदर्शी हो गया। फिर उसमें से एक सफेद रेखा उभर आई। धमाका! एक तेज आवाज गूंजी। एक जानवर की शोकपूर्ण चीख सुनाई दी। एक भेड़िए के आकार का जानवर का साया उड़ता हुआ बाहर चला गया। उसी समय एक काली ब्लेड जैसी रोशनी चमकी और कुछ परछाइयां उभरी। फिर खून की बदबू से पूरा आसमान भर गया। तभी चारों तरफ से चीखने की आवाजें सुनाई दीं और भी परछाइयां दिखाई दीं और शी म्यू को घेर लिया। अचानक शी म्यू को एहसास हुआ कि ये अशुभ जानवर उस पर हमला करने वाले हैं। लोमड़ी जैसे दिखने वाले ये अशुभ जानवर संख्या में 100 से भी ज्यादा थे। उनके पूरे शरीर सफेद बालों से ढके हुए थे। उन सभी में किसी शुरुआती स्तर के वो तियान योद्धा से कम ताकत नहीं थी। दरअसल उनमें से कुछ में मध्यम स्तर के योद्धा जितनी ताकत थी। लोमड़ी जैसे दिखने वाले इन भयावह जानवरों की आंखें खून से लाल थीं। उनके मुंह से लार टपक रही थी। वे खून के प्यासे लग रहे थे। इससे भी बुरी बात ये थी कि लाल कोहरा अभी भी दूर से ही घिर रहा था। लोमड़ी जैसे दिखने वाले और भी भयावह जानवर दिखाई देने लगे थे। उनके चीखते हुए रूप हर जगह से उभर रहे थे। अध्याय 159 अशुभ जानवरों का ज्वार। अनुवादक नोवेल सागा, संपादक नोवेल सागा। यह अच्छा नहीं है, यह अशुभ जानवरों का ज्वार है। शी म्यू को मन ही मन डर लगा। उसने जल्दी से अपनी नजर घुमाई और अपनी बाईं ओर एक खड़ी पहाड़ी देखी। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनियां चमकने लगीं। फिर वह मुड़ा और शिखर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन ये खतरनाक जानवर शी म्यू को भागने नहीं देंगे।
वे चारों तरफ से शिम्यू को घेरने आ धमके। हु एक आकाश चीरने वाली ध्वनि सुनाई दी। 20-30 भूरे लोमड़ियां तीर की तरह तेजी से उड़ीं और चारों तरफ से शिम्यू की ओर दौड़ पड़ीं। लोमड़ियों के पंजे कई इंच लंबे थे। हालांकि शिम्यू ने अपनी गति कम नहीं की, बल्कि उसने अपना हाथ हिलाया और अपनी तलवार को सीधा घुमाया। तलवार एक ज्वलंत तलवार छाया में बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई लाल अजगर मंडरा रहा हो और अपना पूरा शरीर फड़फड़ा रहा हो। अचानक आसमान चीख चीख की आवाजों से भर गया। फिर खून से लथपथ कई कटे हुए अंग चारों तरफ उछल पड़े। शिम्यू उस जगह से खूनी रास्ता बनाते हुए लगातार शिकार करता रहा। वह उस पर्वत शिखर की ओर पागलों की तरह दौड़ रहा था। शरीर उठाने वाले मंत्र के प्रभाव में वह इतना तेज था कि उसने अपने और उसका पीछा कर रही लोमड़ियों के बीच एक उल्लेखनीय दूरी बना ली थी। हालांकि इन अशुभ लोमड़ी जानवरों की संख्या हर पल बढ़ती जा रही थी। जब तक शिम्यू पहाड़ की तलहटी में पहुंचा, तब तक कम से कम 500 अशुभ लोमड़ी जानवर उसके पीछे जमा हो गए थे। पीछा करते हुए इन जानवरों ने एक तेज धूसर धारा बना ली थी। अचानक शिम्यू की आकृति हरी रोशनी में लिपट गई। फिर वह टेढ़ा मेढ़ा होकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा। वह जल्द ही पहाड़ी की चोटी के पास पहुंच गया। फिर उसने पहाड़ पर पास ही स्थित एक काली गुफा की ओर देखा। आखिरकार उसे सुकून मिला। गुफा का द्वार केवल 10 फुट चौड़ा था। इसमें मुश्किल से 2 या 3 लोग समा सकते थे। थोड़ी देर बाद शिम्यू गुफा के सामने पहुंच गया। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के गुफा में घुस गया। गुफा में प्रवेश करते ही उसने अपनी तीव्र दृष्टि से गुफा के अंदर देखा। ये बंद गुफा लगभग 100 फुट चौड़ी और संकरी थी। गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर 5 फुट ऊंची एक चट्टान रखी थी। उसके अंदर पत्थरों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह वीरान हो। अचानक शिम्यू ने मुड़कर गुफा के द्वार पर मौजूद विशाल चट्टान पर हाथ रखा। चट्टान को धकेलते ही उसकी वास्तविक क्यूई उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। विशाल चट्टान हिली और गुफा का आधा प्रवेश द्वार बंद हो गया। अब एक समय में केवल एक ही व्यक्ति गुफा के अंदर बाहर आ जा सकता था। वाह! एक धूसर साया तेजी से दौड़ा। शिम्यू के हाथ में एक काली ब्लेड जैसी रोशनी चमक उठी। उसकी हरकतों से अशुभ लोमड़ी जैसे जानवर आसमान में ऊंचे उड़ गए, लेकिन उनके शरीर से खून और अंदरूनी अंग नहीं निकले। फिर भी खून की गंदगी के बीच से 3 और धूसर साए उभरे। वे नुकीले दांत और पंजे लिए हुए आए। शिम्यू की असली क्यूई उसके शरीर के अंदर टूट गई। फिर 13 काली ब्लेड लाइटें प्रकट हुईं और गुफा के संकरे मुंह से बाहर निकल गईं। ब्लेड की रोशनी सीधे 3 धूसर परछाइयों के शरीर में जा लगी। हालांकि कुछ ही देर बाद उन अशुभ लोमड़ी जानवरों की और भी लाल आंखें चमकने लगीं। वे सब शिम्यू की ओर दौड़ पड़े, लेकिन ये अशुभ लोमड़ी जानवर थोड़ी ऊंचाई तक ही चढ़ सकते थे क्योंकि गुफा का मुंह आंशिक रूप से बंद था। इससे शिम्यू पर दबाव बहुत कम हो गया। शिम्यू ने अपनी असली क्यूई वापस पाने के लिए अपनी सांस रोक ली। साथ ही उसने अपनी तलवार को हवा की तरह घुमाया ताकि स्थिर होकर जोर से वार कर सके। पुजारी यानिया की जानकारी के अनुसार रक्त कोहरा इस तरह के जानवरों के ज्वार को जन्म दे सकता था। ये कई घंटों से लेकर 1 दिन तक प्रभावी रहता था। जब तक ये बीत न जाए तब तक इससे बचकर ही बचा जा सकता था। अचानक गुफा के पास एक स्थान से लड़ाई की हिंसक आवाज सुनाई दी। शिम्यू चौंक गया, इसलिए उसने आवाज की ओर देखा। उसने एक काले और एक नीले रंग के व्यक्ति को लड़ते हुए गुफा की ओर बढ़ते देखा। अशुभ जानवरों का एक समूह उन दोनों लोगों का पीछा कर रहा था। उनमें से एक विशालकाय व्यक्ति था। वह आधा मनुष्य और आधा मछली था। उसका शरीर काले कवच से ढका हुआ था और उसके हाथ में त्रिशूल था। दूसरा व्यक्ति नीले वस्त्र पहने एक युवती थी। उसके हाथ में एक बहुरंगी शासक था। वे दोनों धुंधली नीली रोशनी की एक परत में लिपटे हुए थे। वे समुद्री जाति की संत और एक समुद्री योद्धा थीं, जो निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थीं। उनका पीछा कर रहे अशुभ जानवरों के शरीर भी लोमड़ी के बालों से ढके हुए थे, लेकिन उनके बाल 10 गुना लंबे और मजबूत थे, साही जैसे। इन अशुभ जानवरों की ताकत किसी वृद्ध होतियान योद्धा के बराबर थी। ये साही बीच बीच में दौड़ना बंद कर देते और अपने शरीर को हिलाकर अपनी पीठ से घनी मूंछें बाहर निकालते। ऐसा लगता मानो समुद्री जाति के इन दोनों लोगों पर तीरों की वर्षा की लहरें बरसाई जा रही हों। जैसे ही वे दोनों लोगों के पास पहुंचे, एक परशु की नीली छाया ने कांटों को तितर बितर कर दिया। काले कवच वाले व्यक्ति के हाथ में त्रिशूल नीले वस्त्र वाली युवती की रक्षा के लिए पवन चक्की की तरह नाच रहा था। बीच बीच में कुछ मूंछें उस बड़े आदमी के शरीर पर गिरती। फिर पानी की रोशनी का एक झोंका ऊपर नीचे होता और विपरीत दिशा में गिरता। जब भी लड़की अपने बाएं हाथ में बहुरंगी मूंगे को उठाती तो बड़े आदमी के शरीर पर बने सुरक्षा कवच का रंग हल्का नीला हो जाता और उसमें से एक नीला बुलबुला निकलता। फिर वह बुलबुला बड़े आदमी के शरीर पर बने सुरक्षा कवच में घुस जाता और उसे पूरी तरह से नए आवरण में बदल देता। शिम्यू ने नीली रोशनी की परत देखी। जिस तरह से उनके शरीर खून के कोहरे के प्रभाव को रोक रहे थे, वह जादुई था। समुद्री जाति के दोनों लोग उस समय गुफा से मुश्किल से 500 फीट की दूरी पर थे। अचानक उन अशुभ जानवरों के साही उनकी ओर उड़ना बंद कर दिए। फिर उनके शरीर कांप उठे और मूंछें उन दोनों लोगों की ओर उछाल दी, मानो बारिश की बूंदें हों। काले कवच वाले उस विशालकाय आदमी ने जैसे ही ये देखा, वह दहाड़ उठा। उसके हाथ में त्रिशूल की चमकदार नीली किरणें उन दोनों लोगों की आकृतियों की रक्षा के लिए नीले परशु की परछाई की तरह परतों में फैल गईं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। चौड़ी मूंछों और नीली रोशनी के आपस में टकराने से तेज धातु की खंखने की आवाजें निकलीं। मूंछें टूट गईं, लेकिन काले कवच वाले उस बड़े आदमी की आकृति भी हिलना बंद हो गई।
अशुभ जानवरों ने इस अंतराल का फायदा उठाया और जमीन से खुद को गोली मार ली। फिर वे समुद्री जाति के लोगों की ओर दौड़ पड़े। काले कवच वाले आदमी ने अपने हाथ में त्रिशूल नीचे नहीं किया, लेकिन उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अब उसे दबाव महसूस होने लगा था। अचानक नीले वस्त्रधारी लड़की के हाथ में पकड़े बहुरंगी मूंगे की सतह से एक दिव्य प्रकाश निकला। बहुरंगी प्रकाश लुढ़ककर रेशमी रिबन की तरह हवा में ऊपर चला गया। पलक झपकते ही वह सबसे बड़े शाही के सामने पहुंच गया। उस सिर वाले अशुभ जानवर ने कुछ देर पहले ही अपनी मूंछों की एक लहर गिरा दी थी। उसने एक बार फिर अपना शरीर हिलाया और एक और हमला करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि रंगीन रोशनी आसमान में घूम गई, किसी समुद्री सांप की तरह, इससे पहले कि वह दूसरा हमला कर पाता। अचानक वह एक इंद्रधनुषी छिद्र में बदल गई और शाही के सिर के शरीर से लिपट गई, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। तब मुखिया शाही ने उपहासपूर्ण ध्वनि निकाली। तभी एक नीला बर्फीला भाला चमका और मुख्य शाही की आंख में घुस गया। वह जमीन पर धंस गया। नीले वस्त्रधारी लड़की ने भी यही किया। उसके हाथ से बारी बारी से बहुरंगी रोशनी और नीली किरणें निकलीं। बर्फ के भाले ने पलक झपकते ही 10-10 से ज्यादा शाही जानवरों को मार डाला। इस बीच शीम्यू गुफा के प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए अपना काला ब्लेड चलाता रहा। दूर का दृश्य देखकर वह डर गया। समुद्री जाति की संतति देखने में बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन उसने अभी अभी जो जल गुण तकनीक दिखाई थी, उससे पता चलता था कि वह एक महान जादूगरनी है। वह इतना भारी भाला इतनी आसानी से उठा सकती थी, तो वह जरूर एक आत्मा श्रेणी की जादूगरनी होगी। उनका लक्ष्य स्पष्ट रूप से उस गुफा के अंदर पहुंचना था जहां शीमू इस समय रह रहा था। काले कवच वाला आदमी मौका मिलते ही गुफा के किनारों पर मौजूद जानवरों पर वार करने लगा। आखिर वहां बहुत सारे अशुभ जानवर थे, इसलिए दोनों लोग किसी भी क्षण मर सकते थे। वे दोनों जल्द ही गुफा के सामने पहुंच गए। 10 और बर्फ के तीर और नीले परशु की परछाइयां दिखाई दीं। गुफा के मुहाने को घेरे हुए 10 अशुभ लोमड़ी जानवर एक साथ जमीन पर गिर पड़े। महामहिम, हम इस समय एक भयंकर संकट का सामना कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह कब तक जारी रहेगा। क्या हम भी साथ मिलकर इस साझा दुश्मन से लड़ सकते हैं? नीले वस्त्र पहने लड़की की आंखों में सुखद आश्चर्य के रंग चमक उठे जब उसने शीम्यू को देखा। फिर उसने तीखी आवाज में पूछा। शीम्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। फिर उसने एक फैसला किया और गुफा के मुहाने से दूर चला गया। काले कवचधारी व्यक्ति और नीले वस्त्रधारी युवती ने जब ये देखा तो वे वहां आ गए। गुफा में प्रवेश करते ही नीले वस्त्रधारी लड़की ने भावुक होकर शीम्यू को देखा, मानो वह उससे कुछ कहना चाहती हो। अचानक गुफा पर बाहर से किसी के प्रहार की तेज आवाज आकाश में गूंजी। पता चला कि अशुभ जानवरों की चौड़ी मूंछें गुफा की ओर दौड़ पड़ी थीं। कई अशुभ लोमड़ी जानवर एक साथ गुफा के मुहाने की ओर दौड़ पड़े थे। शीम्यू और काले कवच वाला आदमी गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। फिर उन्होंने त्रिशूल और काले ब्लेड की मदद से गुफा के संकरे मुंह को कसकर बंद कर दिया। त्रिशूल नीली रोशनी में बदल गया, जबकि काले ब्लेड से लाल ब्लेड जैसी रोशनी निकली। इससे वे गुफा के मुंह को 2 अलग अलग दिशाओं से सुरक्षित रख पाए। शीम्यू ने हमलों के झुंड का सामना करने के लिए अपनी 13वीं सीरीज की गेल फोर्स ब्लेड आर्ट पर भरोसा किया, लेकिन शीम्यू को एहसास हुआ कि यह उतनी मजबूत नहीं थी जितनी उसने उम्मीद की थी, क्योंकि उसे शाहियों के लंबी दूरी के हमलों का सामना करना पड़ा था। ये शाही अपनी पूरी ऊर्जा मुश्किल कोनों से मूंछों पर निशाना साधने में लगा रहे थे। इससे उन तीनों के लिए अकेले स्थिति को संभालना बेहद मुश्किल हो गया था। 3 अशुभ लोमड़ी जानवर 2 टुकड़ों में कट गए जैसे ही एक तेज ब्लेड की रोशनी हवा में चमकी। जानवरों की त्वचा पर जलने के काले निशान दिखाई दे रहे थे। उसी समय हवा में खून का कोहरा छा गया। अचानक 7 या 8 मूंछें खून के कोहरे से गुजरीं और 3 अलग अलग दिशाओं से दौड़ीं। शीम्यू ने अपने हाथ में काला ब्लेड उठाया, फिर उसे घुमाया। ब्लेड की रोशनी ने एक साथ 4 मूंछों को काट डाला। उसकी आकृति एक ही समय में बाकी 3 मूंछों से बच गई, लेकिन आखिरी मूंछ से बचना संभव नहीं था। शीम्यू को अचानक अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। फिर उसके शरीर के चारों ओर एक नीली रोशनी का कवच दिखाई दिया। ढाल के बाहर रोशनी का एक झोंका लहराया। ऐसा लग रहा था जैसे मूंछ दीवार से टकराकर रुक गई हो, फिर वापस उछल गई। शीम्यू के शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगा। उसने अपना बायां हाथ हिलाया और एक सुनहरी रोशनी वाला जादुई ताबीज निकाला। उसे सक्रिय करते ही आत्मिक शक्ति प्रज्वलित हो उठी। फिर एक झटके में उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी की एक परत उभर आई। उसके हाथ से एक साथ कई काली तलवारों की परछाइयां निकलीं। इस बीच काले कवच वाला आदमी उसी जगह खड़ा रहा और गुफा के मुहाने की रक्षा करता रहा। नीले वस्त्रधारी युवती ने शीम्यू की रक्षा के लिए प्रकाश कवच की वह परत लगा रखी थी। बहुरंगी मूंगे से गुफा में बहुरंगी रोशनियां लुढ़क रही थीं। फिर उन्होंने दूर स्थित प्रमुख शाही को घेर लिया। फिर एक बर्फीले भाले का प्रहार किया गया। उसने प्रमुख शाही को बिना संघर्ष किए ही मार डाला। इस प्रकार तीनों लोग गुफा के आसपास रहने वाले शक्तिशाली शाही जानवरों को धमकाते रहे। ये जानवर धीरे धीरे खत्म हो गए। शीम्यू ने मन ही मन राहत की सांस ली। अगर वे शाही जैसे अशुभ जानवर वहां न होते तो वह हमलों का आसानी से बचाव कर सकता था। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने देखा कि गुफा से कुछ ही दूरी पर लोमड़ी की खाल से बने लबादे उड़े एक आकृति जानवरों के झुंड के बीच से निकल रही है। वह आकृति अपनी रक्षा के लिए एक लंबी बर्फ सी सफेद तलवार लहरा रही थी। ये राजकुमारी वू हो थी। उसकी तलवारबाजी अद्भुत लग रही थी। हालांकि अशुभ जानवरों की अंतहीन घेराबंदी के कारण उसकी रक्षा कमजोर होती जा रही थी। तुम दोनों गुफा की रक्षा करते रहो,
मैं एक और व्यक्ति को बचाना चाहता हूँ, शी म्यू ने डूबती हुई आवाज में कहा। फिर उसने उन दोनों लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। फिर उसने एक ब्लेड लाइट मारी और गुफा में वापस चला गया। काले कवच वाला आदमी ठंडी आवाज में गुनगुना रहा था क्योंकि उसके पास बात करने का समय नहीं था। नीले वस्त्र वाली लड़की ने उसे ठंडी नजर से देखा। नतीजतन काले कवच वाला आदमी आगे कुछ नहीं बोला। उसने अपने हाथ में परवल की परछाइयों को दुगुना कर दिया और गुफा के मुहाने को फिर से बंद कर दिया। शी म्यू ने अपनी काली तलवार गुफा में डाली और आकाश चीरने वाला धनुष निकाला। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से एक लंबा काला तीर निकाला और उसे धनुष की डोरी में डाल दिया, मानो पूर्णिमा हो। वाह! गुफा के मुख से एक प्रकाश निकला। राजकुमारी हुओ वू के शरीर के पास एक लोमड़ी जानवर कूद पड़ा था। उसी समय एक उंगली जितना मोटा काला तीर उसके सिर में लगा। तीर जोर से उड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। राजकुमारी हुओ वू को आश्चर्य हुआ। उसने उस दिशा में देखा जहां से तीर चला था। गुफा के मुहाने के पास काले कवच पहने उस विशालकाय व्यक्ति को लड़ते देखकर वह चौंक गई। लेकिन तभी उसने गुफा के अंदर शी म्यू को देखा और बहुत खुश हुई। फिर वह गुफा की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही शी म्यू के हाथ से काली रोशनी निकली, अशुभ जानवर जमीन पर गिर पड़े। शी म्यू के हस्तक्षेप से लड़की का दबाव काफी कम हो गया था। उसके हाथ में तलवार से एक तलवार जैसी रोशनी निकली। फिर वह तेज हो गई और वह तेजी से गुफा के मुहाने की ओर बढ़ी, अपने पीछे एक खूनी रास्ता बनाती हुई। अध्याय 160 संत जियांगजू। अनुवादक नोवेल सागा संपादक नोवेल सागा। राजकुमारी हुओ वू को देखते ही समुद्री जाति के काले कवचधारी पुरुष की आंखों में एक अशुभ चमक दौड़ गई। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा त्रिशूल उसकी छाती की ओर तान दिया। वह किसी शैतान जैसा लग रहा था। सुगु, रास्ते से हट जाओ, नीले वस्त्र वाली लड़की की तीखी आवाज गूंजी। काले कवच वाले आदमी ने नीले वस्त्रधारी लड़की की ओर उलझन भरे भाव से देखा। फिर उसने त्रिशूल उठाया और गुस्से में रास्ते से हट गया। राजकुमारी हुओ वू ने गुफा के अंदर शी म्यू पर एक नजर डाली। फिर उसने अपनी तलवार की रोशनी से अपने पीछे आ रहे भयंकर जानवर को रोक दिया। फिर उसका शरीर एक झटके में गुफा में धंस गया। काले कवच वाला आदमी एक बार फिर गुफा का मुंह बंद करने के लिए आगे बढ़ा। 5 लोमड़ियां राजकुमारी का पीछा कर रही थीं, लेकिन उसने उनमें से 3 की छाती की हड्डी तोड़ दी। बाकी 2 लोमड़ियों की खेती बहुत तेज थी, फिर भी वे हवा में उड़ गईं। शी म्यू ने नीले वस्त्र वाली लड़की की ओर सिर हिलाया। फिर उसने राजकुमारी हुओ वू को ऊपर से नीचे तक देखा। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर कई चोटें लगी थीं, लेकिन जख्म उसके शरीर के जरूरी अंगों तक नहीं पहुंचे थे। इसलिए उसे मन ही मन राहत महसूस हुई। यह महिला खून के कोहरे में भी होश में रह सकी। जरूर उसके पास कोई दुर्लभ खजाना होगा जो उसे उसके संप्रदाय ने दिया होगा। राजकुमारी हुओ वू ने शी म्यू की ओर देखा। फिर उसने अपनी नजर समुद्री जाति की संत और काले कवचधारी पुरुष की ओर घुमाई। उसके चेहरे पर अजीबोगरीब रंग उभर आए। फिर वह चुपचाप एक कोने में बैठ गई। शी म्यू ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि गुफा के बाहर से एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। तीनों लोग जल्दी से बाहर की ओर देखने लगे, जहां से आवाज आई थी। बाहर से खून की तेज गंध आ रही थी। उस गंध ने गुफा के बाहर कई दूसरे जानवरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। हर जगह अशुभ लोमड़ियां दिखाई दे रही थीं। उनमें कई शाही भी थे। ये क्रूर जानवर बीच बीच में सिर उठाकर चीखते थे। राजकुमारी, पहले ठीक से आराम कर लो। कृपया जानवरों का ज्वार खत्म होने तक इंतजार करो। यह एक आपातकालीन स्थिति थी, इसलिए शी म्यू किसी और काम में एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने बहुत तेजी से वाक्य बोला। फिर उसने अपना काला ब्लेड निकाला और राजकुमारी हुओ वू के जवाब देने से पहले ही गुफा के मुहाने की ओर तेजी से भाग गया। फिर उसने और काले कवच वाले आदमी ने दुश्मन का सामना करने के लिए 2 टुकड़ियां बना लीं। नीले वस्त्रधारी लड़की ने भी अपने बहुरंगी मूंगे को उकसाया और दोनों आदमियों के लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया। इसके अलावा वह आसपास के शाहियों को मारने का मौका ढूंढने लगी। राजकुमारी हुओ वू ने ये देखकर एक गोली निकाली। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों को नियंत्रित किया, लेकिन उसने तलवार को अपने दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था। अशुभ जानवरों का ये हमला पिछले हमलों से कहीं ज्यादा भयंकर था। बड़ी संख्या में लोमड़ियां लगातार हमला करती रहीं। शाही अपनी तेज और तीखी मूंछें फेंकते रहे। सौभाग्य से शी म्यू और समुद्री जाति के 2 लोगों ने पिछले दौर में अच्छा तालमेल बिठा लिया था, इसलिए उन्होंने एक चतुराई भरा समाधान निकाला और लड़ाई जारी रखी। लड़ाई का ये दौर 1 घंटे और चला। अचानक गुफा के बाहर आसमान का रंग गहरा हो गया। शाही जानवरों का अंत हो चुका था। लोमड़ियां अभी भी एक अंतहीन कतार में मौजूद थीं, लेकिन वे शाहियों की तरह लंबी दूरी तक हमला नहीं कर सकती थीं, इसलिए उनके लिए गुफा का मुंह भेदना नामुमकिन था। तीनों लोगों को अपने दिलों में शांति महसूस हुई और उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि उनकी सांस फूल रही थी। इस बीच राजकुमारी हुओ वू ने कुछ आराम करने के बाद अपनी कुछ ताकत वापस पा ली थी। नीले वस्त्र वाली लड़की ने भी शी म्यू के सुझाव पर थोड़ा आराम कर लिया था, इसलिए कुछ देर बाद शी म्यू और काले कवच वाले आदमी की जगह राजकुमारी हुओ वू और नीले वस्त्र वाली लड़की आ गई, और उसके बाद वे हर आधे घंटे में अपनी ताकत वापस पाने के लिए अपनी जगह बदलते रहे। चारों लोग रात भर गुफा के मुख को अशुभ ज्वार के हमले से बचाते रहे। गुफा के बाहर खून और लाशों की नदियां देखी जा सकती थीं। अगले दिन सुबह तक खून का कोहरा धीरे धीरे छट गया। पागल, अशुभ जानवरों का झुंड अब तक साफ हो चुका था, मानो पहाड़ से नदी का पानी उतर गया हो। राजकुमारी हुओ वू और नीले वस्त्रधारी लड़की उस समय गुफा के अंदर आराम कर रही थीं। शी म्यू और काले कवच वाले आदमी को ये देखकर राहत मिली कि जानवरों का ज्वार कम हो गया है।
शी म्यू ने मन ही मन खुद का मजाक उड़ाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ अजीबोगरीब कारकों के मेल से मानव जाति और समुद्री जातियां एक ही दुश्मन के खिलाफ एक साथ लड़ेंगी। हालांकि इसी वजह से वे हमले से बच गए थे। दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा, फिर वे गुफा से बाहर आ गए। आपसी समझ से एक दूसरे से दूर रहने लगे। दोनों ने अपने अपने जानवरों की आत्माओं वाले थैले निकाले और उनमें जानवरों की आत्माएं इकट्ठा करने लगे। इससे दोनों आदमी कुछ देर तक व्यस्त रहे। दोनों ने 30 से ज्यादा प्राथमिक और मध्यम स्तर की पशु आत्माएं इकट्ठी कर लीं। उसके बाद उनके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। पिछली रात उन्होंने हजारों अशुभ जानवरों को मार डाला था। हालांकि लाशों में मौजूद जानवरों की आत्माएं पहले ही विलुप्त हो चुकी थीं, क्योंकि उन्हें बाहर आकर अपनी आत्माएं इकट्ठा करने में काफी समय लगा। दोनों आदमी अंततः गुफा में लौट आए। राजकुमारी हुओ वो और नीले वस्त्रधारी लड़की अब तक गुफा के अलग अलग कोनों में आराम कर चुकी थीं और एक दूसरे से बचकर निकल रही थीं। गुफा के अंदर का माहौल गंभीर हो गया था। ये स्थिति देखकर शी म्यू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने मुंह खोला, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। अचानक उसकी आंख के कोने में एक काली परछाई चमक उठी। शी म्यू को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसके हाथ में पकड़ा काला ब्लेड चमक उठा और एक भारी काले ब्लेड प्रकाश में बदल गया। फिर वह हमला करने के लिए परछाई की ओर मुड़ा। क्लैंग, धातु की झंझनाहट की आवाज सुनाई दी जब शी म्यू की असली क्यूई का एक हिस्सा उसके ब्लेड में उमड़ आया। शी म्यू कांप उठा और 2 कदम पीछे हट गया। परछाई भी सहज नहीं लग रही थी। शी म्यू ने ब्लेड को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसके हाथ सुन्न होने लगे थे। उसे निष्क्रिय करने के लिए उसे 2 कदम पीछे हटना पड़ा। शी म्यू हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन परछाई चमक उठी और गुफा से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता दीवार की तरह बंद कर दिया। वह समुद्री जाति का आधा मछली और आधा मनुष्य, काले कवच वाला आदमी निकला। उसने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान लिए शी म्यू और राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी हुओ वू को पहले से ही इस स्थिति का अंदाजा था, इसलिए उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य का भाव नहीं था। अब दोनों पक्षों के बीच विरोधाभास को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अब उग्र लहर कम हो चुकी थी। शी म्यू ने नीले वस्त्र वाली लड़की की ओर देखा। वह जानता था कि समुद्री जाति की संतति का जल गुणन जादू कौशल न तो उथला था और न ही उससे निपटना आसान था। काले कवचधारी व्यक्ति की साधना भी होतियान क्षेत्र के चरम स्तर तक पहुंच चुकी थी। अगर वे लड़ेंगे तो युद्ध का परिणाम तय करना मुश्किल था। सुगु, पीछे हटो, नीले वस्त्र वाली लड़की ने ठंडे चेहरे के साथ आदेश दिया। संति, संकट तो टल गया। फिर काले कवच वाला आदमी विचलित और उलझन में लग रहा था। क्या तुम मेरे आदेश के विरुद्ध जाने का साहस करोगे? नीले वस्त्रधारी लड़की ने गहरी आवाज में पूछा। मैं नहीं करूंगा। काले कवच वाला आदमी चौंक गया। फिर वह गुफा के निकास द्वार से बाहर निकल गया, लेकिन वह गुफा के मुहाने से ज्यादा दूर नहीं गया। शी म्यू और राजकुमारी हुओ वू ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि नीले वस्त्र वाली लड़की उनसे सावधानी से बात कर रही थी। युवा गुरु, आखिरकार मैं आपको ढूंढ ही लिया। 2 साल पहले मैं आपको ढूंढने के लिए छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव के समुद्र तट पर गई थी। मुझे नहीं पता था कि आप वहां से जा चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आपको जिंदगी में फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। नीले वस्त्र वाली लड़की ने अपना सिर घुमाकर शी म्यू की ओर देखा और प्रसन्नता से बोली, आप कौन हैं? शी म्यू विचलित दिखी। युवा गुरु, क्या आपको यह चीज याद है? नीले वस्त्र वाली लड़की मुस्कुराई। फिर उसने अपनी उंगली उठाई और एक हरे रंग के जेड की ओर इशारा किया। शी म्यू को थोड़ा खालीपन महसूस हुआ। अचानक शी म्यू के सीने में रखी चीज हिलने लगी। उसका चेहरा बदल गया। उसने हाथ से उस चीज को अच्छी तरह ढूंढा, फिर बिना सोचे समझे बोल पड़ा, क्या तुम वही बड़े सफेद क्लैम हो जो उन दिनों के थे? हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी मुझे याद रखोगी। उस जल क्षेत्र से निकलने के बाद मैं अपने गुरु से मिली और पूर्वी समुद्र के समुद्री जीवों की संत बन गई। नीले वस्त्रधारी लड़की ने शी म्यू के हैरान भाव देखकर मीठी मुस्कान दी। तभी उसकी पीठ से एक विशाल सफेद रोशनी निकली और उसके सफेद जट जैसे शरीर को घेर लिया। उसके बाद उसकी पीठ पर लगे बेदाग सीपी से धीरे धीरे पंखों का एक जोड़ा निकला। शी म्यू ने नीले वस्त्र वाली लड़की की पीठ पर पड़े सफेद सीपी को एकटक देखा। फिर बीती घटनाएं उसके दिमाग में कौंधने लगीं। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया था वह मुख्यतः समुद्री जाति की इस खूबसूरत क्लैम लड़की की वजह से था। काले कवच वाला आदमी और राजकुमारी हुओ वू हक्के बक्के रह गए। किसने सोचा होगा कि समुद्री जाति की यह संत और शी म्यू एक दूसरे को जानते होंगे? और तो और उनका रिश्ता भी कोई साथी नहीं था। राजकुमारी हुओ वू को संदेह हुआ जब उसने शी म्यू की आंखों में भाव देखा। हाँ, अब मेरा एक नाम है। कुल के लोगों ने मेरा नाम संत जियांग जू रखा है। आप मुझे जियांग जू कह सकते हैं। युवा गुरु, मुझे अभी भी आपका नाम नहीं पता। आप इतने सालों से कहाँ थे? नीले वस्त्रधारी लड़की ने गर्मजोशी से हंसते हुए पूछा। उसकी पीठ पर रखा सीपी का खोल उसी समय खुलने लगा। इस नौजवान ने उस मछुआरे गांव में उसकी जान बचाई थी। वे अविस्मरणीय यादें उसके दिल में गहराई से बसी थीं। मेरा नाम शी म्यू है। शी म्यू की आंखों में जटिल रंगों के निशान उभर आए जब उसने धीरे से कहा। उन दिनों उनकी मुलाकात किस्मत से हुई थी, लेकिन हालात बदल गए थे। वे अलग अलग गुटों से लड़ रहे थे, फिर भी वह अपना नाम बोलने में कामयाब रहा। हालांकि अपने पिछले अनुभवों के कारण उसने आगे कुछ न बोलने के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। संत जियांग जू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि उन्हें कुछ पता चल गया था। उन्होंने धीरे धीरे अपने चेहरे की मुस्कान को रोका। तभी उनकी पीठ पर रखे सफेद सीपी में एक सफेद रोशनी चमकी। सब चौंक गए। गुफा में पूर्ण शांति थी। संत जियांग जू, यह मोती आपका है।
इसलिए इसे इसके असली मालिक को लौटा देना चाहिए। शी म्यू ने अपनी छाती से एक अंगूठे के आकार का पारदर्शी और चमकीला मोती निकाला और उसे संत को सौंपने के लिए आगे बढ़ा। इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, युवा स्वामी इसे रख सकते हैं। शी म्यू के हाथ में क्लैम मोती देखकर संतनी की आंखों में खुशी के रंग चमक उठे। अचानक उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया। उनके हाथ की हथेली से कई नीले ताबीज उभरने लगे। फिर 3 नीली रोशनियां लुढ़ककर क्रिस्टल मोती में चमक उठीं। उसके बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये देखकर शी म्यू आश्चर्यचकित हो गया। युवा गुरु शी, मुझे यकीन है कि हम फिर मिलेंगे। सु गु, चलो। युवती ने शी म्यू से कुछ नहीं पूछा। फिर वह मुड़ी और गुफा से बाहर चली गई। काले कवच वाले आदमी ने शी म्यू और राजकुमारी हुओ वू पर एक नजर डाली। फिर वह मुड़ा, गुफा से बाहर आया और संत जियांग का पीछा करने लगा। शी म्यू ने उन दोनों आकृतियों को पहाड़ी जंगल की गहराई में गायब होते देखा। फिर उसने क्रिस्टल मोती की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। उसके बाद उसने मोती को एक बार फिर अपनी त्वचा से लगा लिया। अच्छा, अब तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हारा और समुद्री जाति की उस संतनी का क्या रिश्ता है? राजकुमारी हुओ वू की आवाज शी म्यू के कानों के पास गूंजी। तुमने मेरी बात जरूर सुनी होगी। अगर कोई शक हो तो तुम जा सकते हो, शी म्यू ने भावशून्य स्वर में जवाब दिया। वह संत जियांग के साथ अपने अनुभव और अपने असामान्य रक्तसार के बारे में किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता था। आप राजकुमारी हुओ वू गुस्से में लग रही थीं, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा और अपनी सामान्य अवस्था में लौट आईं। अगर तुम्हारा मन न हो तो मत बताना। इस राजकुमारी को कोई परवाह नहीं। चलो चलें। फिर वह हाथ में एक सफेद तलवार लेकर गुफा से बाहर निकली और समुद्री जाति के 2 लोगों के विपरीत दिशा में चलने लगी। शी म्यू के मन में कई विचार उमड़ने लगे। फिर भी वह चुपचाप राजकुमारी के पीछे चल पड़ा।